नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बियर एक्स में। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग आज से अपने राजस्थान एपीओ के लेक्चर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जैसे कि हम लोग ने एपीओ मेंस के लिए पूरी तैयारी करी, जितने भी माइनर एड्स थे उनको हम लोगों ने कवर किया और अच्छे से आप लोग अपना अगर कुछ बच्चे हैं इसमें जो एपीओ मेंस दिए हैं, तो आई होप आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा रहे और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी उन 16 माइनर एक्ट्स की सीरीज़ से। अब जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि बहुत जल्द ही सितंबर में हमारा राजस्थान एपीओ प्री है, तो इसके लिए इसके अंदर आने वाले कुछ जो लोकल एक्ट्स हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। प्लस इसके अलावा जितने भी हमारे मेजर लॉज़ आ रहे हैं, जैसे आईपीसी बीएनएस आ रहा है, सीआरपीसी बीएनएसएस आ रहा है, इस सबको भी हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो और इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ हो गई या फिर अभी झारखंड मेंस के पेपर होने वाले हैं, उसको भी हम लोग आगे प्रॉपर्ली कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा प्रॉपर लेक्चर है उस वो है हमारा राजस्थान एक्साइज़ एक्ट 1950 के ऊपर। तो राजस्थान एपीओ के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा कौन-सा है? लेक्चर नंबर 1 है। ये वन शॉट होगा, इसमें आपको पूरा आप एक बार इसको यहाँ से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। लेक्चर से चाहें तो अपने नोट्स बनाएँ या फिर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ का वही नियम, ₹21 की पीडीएफ होगी आपकी। तो चलिए जैसा कि हमेशा होता है कि एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली राजस्थान एक्साइज़ एक्ट कवर क्या करता है, ये किस लिए बनाया गया है, इसको देखना जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमको ये चीज़ समझ में आए तो देखिए, जितनी भी ये एक्ट से आप लोग काफ़ी रिलेट कर लेंगे क्योंकि जितनी भी जैसे नशीली चीज़ें हैं, ठीक है? किसी भी स्टेट के अंदर जैसे आपकी भांग हो गई ज आपकी बियर हो गई, व्हिस्की हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में ही ये एक्ट है। इसी सब के ऊपर कैसे टैक्स लगना है, कितना क्या पेमेंट होगा, सरकार को क्या जाएगा, क्या नहीं करना है, कच्ची शराब नहीं बनानी है, देसी दारू नहीं बनानी है, कितना आप रख सकते हैं अपने पास, कितना नहीं रख सकते। यही सारी चीज़ें घुमा-फिरा के इस एक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी का पनिशमेंट क्या होगा वो देखेंगे। जैसे बियर क्या होती है, पता तो है ही आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट भी आप लोग खूब करते हैं। तो लेकिन लॉ के फॉर्म में इसकी डेफ़िनेशन क्या होती है, डिस्टिलरी क्या होती है, किस तरीके से बनाया जाता है, स्पिरिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा-सा डेफ़िनेशन क्लॉज़ देखेंगे। क्योंकि प्री के पर्सपेक्टिव से है तो क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो इस एक्ट से ये समझिए। सेक्शन नंबर हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आपका। अथॉरिटीज़ कौन-कौन सी हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। पनिशमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए राजस्थान प्री में जो एपीओ का प्री होता है, इसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस है, मतलब पूरे-पूरे एक्ट्स नहीं आते हैं, कुछ-कुछ पार्ट आता है। जैसे इस एक्ट का भी सब पूरा पार्ट नहीं आता है, कुछ ही पार्ट आता है। तो अब जब सारी चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ ही लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें आपको फिर कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत डिटेल में ये सब पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। कहानी सपोज़ पहले तो देखते हैं कि कहानी से पहले समझते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने भी देखा, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, ये मतलब कि इनको हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइजेबल आर्टिकल्स। तो जितने भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं उसकी ट्रेड को स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, इस एक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं हम। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे देसी दारू बनाई, अब उसमें और ज़्यादा नशा हो जाए लोगों को, तो उसको क्या करते हैं, एडल्टरेट करते हैं, मतलब कि मिक्स कर देते हैं कुछ उसमें, जिससे कि कई बार क्या होता है कि आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे, कच्ची दारू पी के या देसी दारू पी के कुछ लोगों की मौत हो गई, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है। तो ये मिलावटी शराब जो होती है, उससे पब्लिक को बचाने का काम ये एक्ट करता है। स्टेट के लिए एक्साइज़ रेवेन्यू, देखिए टबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है? ये सब स्टेट को सबसे ज़्यादा टैक्सेस लाके देता है। ये सब जो स्टेट के एकदम हाईएस्ट टॉप लॉज वाली फैसिलिटीज़ होती है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा होता है, वो बिज़नेसेस हैं। तो इसके एक्साइज़ को कंट्रोल करने का काम, एक्साइज़ रेवेन्यू, टैक्स, ड्यूटी क्या होगी, फाइन्स क्या होंगे, इन सबको कंट्रोल करने का काम भी यही एक्ट करता है। इसके अलावा कौन टैक्स कलेक्ट करेगा बिना लाइसेंस के, ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर बिना लाइसेंस के कर सकते हैं तो उसकी लिमिट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हमको इस एक्ट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है इसका जो हमने थोड़ा-थोड़ा समझ लिया, मतलब कि एक चीज़ अगर देखें तो पहली चीज़
एडल्ट्रेशन रोक रहा है। दूसरी चीज़ क्या रोक रहा है? दूसरी चीज़ ये बता रहा है एक्साइज़ डिपार्टमेंट के बारे में कि कितना टैक्स कैसे लिया जाएगा। उसके बाद सारे लॉज़ बना रहा है किस चीज़ के ऊपर? एक्साइज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब ये बता रहा है ना कि जैसे बियर हो गई, इसकी क्वांटिटी इतनी होगी, इससे ज़्यादा आप वो बिना लाइसेंस परमिट करा रहा है। तो ये सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे एक्साइज़ एक्ट के 1950 राजस्थान का। तो अब हम भी कहानी पे आते हैं। अब कहानी देखिए, सपोज़ एक गाँव है, वहाँ पे हाईवे पर किशन नाम का एक आदमी है, उसका ढाबा चलता है। तो ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में किशन भाई साहब क्या करते हैं, ये ढाबे के पीछे एक इल्लीगल धंधा अपना शुरू करते हैं। और ये धंधा किस चीज़ से रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली एक्साइज़ आर्टिकल्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये अपना वही देसी दारू बनाने का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप कुछ इसमें डेफिनिशन क्लॉज़ है, वो कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत ऐसी बात है कि अगर कोई भी आर्टिफ़िशियल प्रोसेस से देसी शराब बनाना शुरू करता है, तो इस लॉ के भाषा में उसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चर कहा जाएगा। तो ये हमारा कहाँ दिया हुआ है? 3 के 17 में। 3 के 17 में क्या डिफाइंड है? मैन्युफैक्चर डिफाइंड है। तो जो पीने वाली चीज़ों को बना रहा था, उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरर। तो क्या देखा हमने, अगर किशन ने अपने बैकयार्ड में क्या स्टोर चालू किया, देसी दारू बनाना स्टार्ट किया। इसको हमने 317 में बोला, ये जो काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है भाई, आप कुछ बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ही है। तो किशन ने यहाँ पे किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी? लिकर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। अच्छा, इसमें जो वो बना रहा है, वो क्या बना रहा है? वो दारू बना रहा है, लिकर बना रहा है। तो लिकर कहाँ पे डिफाइन है? लिकर हमारी डिफाइन है सेक्शन 3 के 15 के अंदर। क्या डिफाइंड है हमारी? लिकर डिफाइंड है। लिकर के अकॉर्डिंग क्या है? वो सारी चीज़ें जिसमें मतलब पीने वाली सारी चीज़ें आ रही हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होंगी। वाइन हो गई, बियर हो गई, ताड़ी हो गई, स्पिरिट हो गई, ठीक है? ये सब और भी कई चीज़ें, ये सब इंक्लूड होके बनती हैं क्या? लिकर बनती हैं। केवल जो आपकी बियर है या व्हिस्की है, ये नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, ताड़ी भी है, स्पिरिट भी है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के 315 में बताया गया है, क्या हो गया? लिकर हो गया। इसके बाद आगे आता है कि अब क्या हुआ कि जो किशन के ढाबे पर आने वाले लोग थे, उनको ये क्या करने लगा, हेम्प प्लांट होता है, उससे भांग बना के लोगों को देने लगा। तो भांग के साथ-साथ इसने देखा पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसने क्या किया, भांग के साथ-साथ चरस को भी उसी में ऐड कर दिया। तो वो भांग और चरस जो है, वो बना-बना के लोगों को देने लगा। अब इसके साथ क्या हुआ? इसको लॉ के हिसाब से इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बोला गया है। कहाँ पे? सेक्शन 3 के 14 में। सेक्शन 3 का 14 क्या बताता है? यही जो सारा हिसाब-किताब है कि जो ये भांग बना के दे रहा था ना हेम्प प्लांट से, और चरस दे रहा था, ये सब क्या है? हमारे इंटॉक्सिकेटिंग, कहाँ गया मार्कर? ये सब हमारे हो गए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गए। अब इसने क्या किया, देखो इसका काम-वाम तो चलने लग गया, क्योंकि ये 317 मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, 315 के अकॉर्डिंग लिकर वाला काम भी हो रहा है, 314 में इसका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ये 3 सेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया, इसका काम भी समझ लिया। अब पैसा है, लालच है, वो तो बढ़ता ही रहता है। तो इसने क्या किया कि ये जितना भी माल था, ये सब अपने भाई की गाड़ी में लदवा के शहर में और जगह ट्रैवल करवाने लगा। ठीक है? तो ये क्या हुआ, सेक्शन 325 में ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आने लगा, ठीक है? इसको ही ट्रांसपोर्ट कहा जाता है कि मतलब जितने भी नॉक्सियस सब्सटेंस, ये एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं, इनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करवाएँ, तो जिसे कि लीगली हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अगर ये सब लीगली हो रहा होता। अब हुआ क्या, पुलिस वालों को एक दिन खबर मिली कि भाई ये ढाबे वाला आदमी जो है, ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर गया, तो किसी ने जाके बता दिया, भाई जलने वाले तो बहुत लोग होते हैं। तो उन्होंने जाके बताया कि साहब ये अपने जो ढाबा है उसके पीछे इसने भट्टी डाल रखी है, वहीं से नकली शराब बनाता है और हेम्प प्लांट से ये भांग-वांग बना के लोगों को पिलाता बेचता है, मस्त पैसा कमा रहा है। तो देखो सरकार का भी नुकसान हो रहा है।
पुलिस वाले कहे अच्छा हमको बिना बताए ये सब चल रहा है, हमारा कट भी हमको नहीं मिल रहा। पुलिस वाले तुरंत पहुंचे, रेड वेड मार दी उन्होंने। तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले वहां पे गए, खबर जैसे ही उनको लगी ढाबे पर रेड किया। तो अब पनिशमेंट देखते हैं हम लोग इस एक्ट में क्या क्या इसको मिल जाएगा अगर देखा जाएगा तो। क्योंकि जब रेड हुई तो इसके पास हैवी पोजेशन में मिला, मतलब कि सेक्शन 54 जो है हमारा, सेक्शन 54 का जो प्रोविजो है वो कहता है कि अगर 50 लीटर से ज़्यादा है आपके पास तो इसको बोला जाएगा कि आपके पास हैवी पोजीशन है। तो और इसके पास रेड में कितना लिकर निकला, इसके पास रेड में सपोज 60 बल्क निकला, 60 बल्क लीटर इसके पास निकला। तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, अब नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, एक्सट्रीम हो गया, तो इसी को हम लोग एग्रावेटेड पनिशमेंट बोले, ऑफेंस बोलेंगे। तो एग्रावेटेड पनिशमेंट ऑफेंस किसने किया तो इसके बेसिस पे इसको अब सजा कितनी मिल जाएगी, 3 साल से लेके 5 साल तक की इसको सजा दी जा सकती है। और इसमें फाइन कितना हो सकता है, मिनिमम फाइन होगा 20,000 का, और उसके अलावा या फिर जितना भी उसने सरकार का एक्साइज का लॉस किया है। क्योंकि देखो ना भाई, अगर ये लाइसेंस लेके कर रहा होता सरकार का एक्साइज जा रहा होता, लेकिन इसने ये सब किया नहीं, तो जो एक्साइज लॉस सरकार का हुआ है इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, अगर 20,000 रुपये ज्यादा हुआ तो 20,000, एक्साइज का लॉस हुआ तो एक्साइज ज्यादा। ये कहाँ दिया हुआ है, 54 के प्रोविजो में हमको पनिशमेंट दिया हुआ है 3 साल से लेके 5 साल तक। अगर इसने, क्योंकि हैवी पोजेशन था इसलिए ये पनिशमेंट है। अब जिस टाइम पे रेड पड़ी, सपोज रेड के टाइम पे ही दूसरा सिनेरियो हुआ कि वहां पे एक बच्चा था 15 साल का जिसको ये सेल कर रहा था। ठीक है, अब ये माइनर को सेल कर रहा, माइनर को जब सेल कर रहा था तो सेक्शन 55 हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर इसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब वो क्या कहता है कि जितने भी मतलब माइनर्स हैं उनको शराब नहीं बेची जा सकती है। तो सेक्शन 22 के मुताबिक 18 साल से कम जितने भी लोग हैं आप उनको लिकर नहीं बेच सकते। अगर आपने बेच दिया तो फिर आपको पनिशमेंट कहाँ मिलेगा, सेक्शन 55 के अंतर्गत आपको पुलिस वाले नाप देंगे। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, जितना भी पनिशमेंट है उसमें अलग से उसके ऊपर 500 रुपीज़ तक का फाइन लग जाएगा। अब अच्छा, हम लोगों ने देखा था ना पैसे का लालच बढ़ता जा रहा था, तो ये भाई साहब क्या किए थे, अपने भाई से बोल दिए थे कि भाई तुम गाड़ी लेके जाओ। अब कानून वालों के नज़र में सब समान है, भाई की क्या ही गलती है, उसकी गाड़ी में सामान रखा था यही उसकी गलती है कि वो तैयार हो गया। तो जो गाड़ी व्हीकल ओनर है उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, उसको भी इक्वली लायबल माना जाएगा। किस चीज़ के लिए, ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो अब शराब क्योंकि उसी से ट्रांसपोर्ट होती थी, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, अब लगेगा सेक्शन 54A। सेक्शन 54A के अंतर्गत वो जो भी गाड़ी से जिससे शराब जो है वो ट्रैवल हो रही थी, वो लायबिलिटी ओनर जो है कन्वेंस की वो बताता है। तो अब इसके बेसिस पे उसके भाई की गाड़ी को हमने जब्त कर लिया, जब्त कर लिया और रमेश को भी इक्वली गिल्टी माना। अब अगर इसने अडल्ट्रेशन भी किया होता जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती तो 54B लग जाता, और 54B लगता अगर अडल्ट्रेशन किया होता इसने तो फिर 2 इयर्स से लेके LI तक कोई भी पनिशमेंट इसको सरकार दे सकती थी। इसके अलावा 1 लाख तक का फाइन या फिर 1 लाख से लेके 10 लाख तक का फाइन इसके ऊपर पड़ता। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो इस एक्ट का है, हम लोगों ने भी पूरा डीपली एनालाइज कर लिया। तो इस एक्ट का काम क्या है, जितने भी एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं उन पे एक्साइज इम्पोज करना, उन लोगों का इलीगल ट्रेड रोकना, सरकार को पैसा ला के देना, उसके अलावा माइनर्स को बचाना, सोसाइटी को बचाना, भाई इसका मेन काम है। ठीक है, प्लस पैसा निकाल के सरकार की तिजोरी में रखना। ये जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स हैं, पेय पदार्थ हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं समाज के लिए क्योंकि वो स्टेट को पैसा ला के दे रही हैं, इन सब का पूरा डिफाइन करना और इन सब की कैटेगरी वाइज बना के इनको रेगुलेट करना। इनका क्या रेगुलेट करना, सेल परचेज हर तरीके से इनको कंट्रोल करना। तो ये हमारा एक्ट यहाँ तक अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है,
ये सब हमारे चैप्टर जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एपीयू में पूछा जा रहा है। सेक्शन 1 हम लोगों को देखना है और 3 टू 7 देखना है, जिसमें कि डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, रिटेल लिमिट है, टीम पोजीशन है, वही रिटेल वाले कितने रख सकते हैं क्वांटिटी। डेफिनेशंस में हम लोग देखेंगे स्पिरिट क्या है, भांग क्या है, हेम्प प्लांट क्या है, और बाकी सारी बहुत सारी डिटेल में डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 3 में डिफाइंड है। चैप्टर 2 8 से लेके 10A तक ये बताएगा किस बारे में, कंट्रोल, अपॉइंटमेंट, अपील, रिवीजन, चेक पोस्ट, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 11 टू 15। ये बताएगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परमिट, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करी जाएगी। इंपोर्ट मतलब, एक्सपोर्ट मतलब शहर में लाना, ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कराना, प्लस आप एक शहर से दूसरे शहर में लेके जा रहे हैं तो पासेस की ज़रूरत होगी, वो सब कैसे गवर्न होगा, ये डील करेगा हमारा चैप्टर नंबर 3। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बताता है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 16 से लेकर 24 तक, फिर 26 और 27। अब आप लोग कहेंगे सर 20 में 25 नंबर कहाँ गया, तो 25 नंबर बेटा ओमिट हो गया है बहुत पहले ही। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 डील करेगा मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल, एम्प्लॉयमेंट और प्रिविलेजेस से। मैन्युफैक्चर कौन करेगा, पजेस कितनी कर सकते हैं आप एक बार में, सेल कहाँ कैसे करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे इसके इर्द गिर्द आएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रन करेंगी से चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 8 उसके बाद आ जाइए सीधे। चैप्टर नंबर 8 बताता है 43 से लेके 53 तक। इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, सर्च, अरेस्ट, बेल के प्रोसेसेस, ड्यूटीज़। अगर कोई किसी ने इलीगल पोजेस कर रखा है तो इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे किशन के केस में था, एक्साइज वाले आए थे, इंस्पेक्ट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, फिर उसको सर्च करके उसकी भट्टी ढूंढ के उसको अरेस्ट किया था। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ, चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, 74 से लेके 70 तक। ये ऑफेंसेस, पेनल्टीज, कन्फिस्केशन और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, और बनेगा ये यहाँ से। मतलब ये सेक्शन नंबर 3 और 54 टू 70 ये वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चैप्टर 10 है आपका, उसमें सेक्शन 71 आपको पढ़ना है, जो कि एग्जाम्पशंस के बारे में बताता है। ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये एक्ट रीड कैसे करना है हम लोगों को, देखिए सबसे पहले आप लोग ये भी पढ़ने के बाद इसको नोट्स बनाएंगे या नोट्स खरीदेंगे, उसके बाद आप लोग बार 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 क्या पढ़ेंगे, अथॉरिटीज़ बना लीजिए, किस क्या पावर है उस अथॉरिटी की, कंडीशंस क्या क्या, लाइसेंस के लिए, पास के लिए, परमिट के लिए क्या है, सेक्शन नंबर क्या है, एज क्या है, कोई टाइमलाइन चल रही है, कोई लिमिट चल रही है वो क्या है, इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, मतलब कि पेनल्टी क्या है, जो भी एक्ट हो रहा है उसका लीगल रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये रिवीजन का रूल है। रीड सेक्शन बाय आस्किंग कौन एक्ट कर रहा है, व्हाट कंडीशंस, व्हिच नंबर इज फिक्स्ड एंड व्हाट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोज। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस एक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, ये जब हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप लोग इस स्लाइड पे वापस से आइएगा। यूट्यूब बहुत दिव्य चीज़ है, उसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे जब पढ़ा लिया जाता है तो आप उसपे पीछे भी कर सकते हैं। आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा करके आप पीछे आ जाइएगा लेक्चर में। लेक्चर में आप जब पीछे आएँगे तो इस टेबल को आप फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे अगर आपके पेपर में पूछ लिया गया सपोज़ कि सेक्शन 9 के अंदर कौन-सी अथॉरिटी है, तो आपको अलग से पता होगा क्योंकि आप रट चुके होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट है। एक्साइज़ ऑफिसर्स के रिगार्डिंग कौन-कौन से सेक्शन आएँगे आपको पता होगा। पेपर में ऑप्शंस जब आएँगे तो आपको पता है कि ये वाला सेट था, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल। अब जैसे एक्साइज़ ऑफिसर हैं, तो पावर्स वेयर ड्यूली एम्पावर्ड बाय द एक्ट गवर्नमेंट और कमिश्नर, कौन-कौन से सेक्शन हो गए? 15, 16, 19, 20, 49, 43 से 49 तक। तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट करने के बाद यहाँ वापस आइएगा। आइए चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को हम लोग कहेंगे राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1950 का एक्ट है। पूरे के पूरे राजस्थान पे एक्ट जो है वो अप्लाई करता है। कमेंसमेंट इसका हुआ था बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन जो आया था वो ऑफिशियल गजट में। एक्ट नंबर कौन सा था ये? एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950। enactment made by High Highness Raj Pramukh on the date 20th day of March 1950। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 20th day of March 1950 मतलब कि
20 मार्च 1950 को हमारा ये जो एक्साइज एक्ट है ये लागू हो गया था। इसी के साथ साथ सेक्शन 7 में हमें इसी से रिलेटेड सेविंग ऑफ कस्टम्स लॉ देखने को मिलता है। ठीक है, ये बताता है कस्टम्स के जो लॉज हैं इससे रिलेटेड वो अनअफेक्टेड रहेंगे, उसके ऊपर इस एक्ट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनी रूल और ऑर्डर अंडर कस्टम लॉ इज ऑल्सो सेफ, और कस्टम के अंदर कोई भी रूल हो या ऑर्डर हो उसको भी हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, सेव करेंगे, इस एक्ट का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेक्शन 1 डेफिनेशन वाला क्लॉज है वो। तो सेक्शन 3(1) के अंतर्गत दिया हुआ है बियर। ये बियर के अंदर क्या-क्या आता है? इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम माल्ट। जितनी भी फर्मेंटेड लिकर्स हैं जो कि किससे बनती हैं? माल्ट से बनती हैं। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? बियर। अब देखिए कुछ बढ़िया-बढ़िया वर्ड्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे एकदम से मिल गए। कौन-कौन से वर्ड्स हैं ये सब? एल हो गया, स्टाउट हो गया, पोर्टर हो गया और फर्मेंटेड लिकर्स। ये सब का मतलब क्या होता है? अब ऐसे तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, खुद भी रट लेंगे। तो आइए इसको थोड़ा-सा डिकोड किया जाए। माल्ट माल्ट क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे जौ का पानी लोग बोलते हैं बियर क्या है? जौ का पानी ही तो है। तो जो अंकुरित अनाज होता है जैसे कि जौ हो गया, बारले हो गया, जिससे कि पानी में जो भी पानी में भिगो कर रखे जाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उनसे जब हम लोग फर्मेंट करके बियर बनती है उसको हम लोग बोलते हैं माल्ट। ठीक? जब क्या होता है, जब ये जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं इनको जब हम लोग क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं और उससे हम लोग बनाते हैं क्या? भिगोया फिर सुखाया, उसके बाद हमने उससे क्या बनाया? फर्मेंट करके बनाया बियर, उसको हम लोग बोलते हैं माल्ट। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है हमारा अ, एल। एल क्या होता है? एल होता है ये भी एक ट्रेडिशनल टाइप की बियर होती है जो कि मतलब टॉप फर्मेंटिंग ईस्ट, मतलब क्वालिटी है ना कि ये वाली ऐसी होगी, ये वाली ऐसी होगी, कोई 100 रुपए की आ रही होगी, कोई 200 रुपए की आ रही होगी, क्वालिटी वाइज होगा ना। ये तो आप लोग जान रहे होंगे कि रेट्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ऐसे ही एल जो होता है ये एक ट्रेडिशनल टाइप की बियर होती है जो कि टॉप फर्मेंटिंग ईस्ट जो होती है उससे बनाया जाता है। ठीक है? और ये थोड़ी स्वीट, थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी-सी फ्रूटी टेस्ट की, मतलब टैंगी टेस्ट का जो होती है, वो होती है हमारी एल। इसके बाद आती है हमारी ये पेन कहाँ गया? हाँ, इसके बाद आता है हमारा स्टाउट। अब स्टाउट कौन-सी प्रजाति है? तो ये एकदम जो बियर आपने देखा होगा कुछ ग्रीन और लाइट कलर की होती है, कुछ डार्क कलर की होती हैं। तो जो डार्क कलर की होती हैं एकदम जो स्ट्रॉन्ग बियर होती हैं जिसे कि भुने हुए जो भी हम लोगों ने माल्ट देखा था, तो उस माल्ट को सुखा के जब भुना जाता है, उसके बाद जो बनाई जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टाउट। और इसमें आपको हल्का-सा वो रोस्टिंग वाला फ्लेवर या फिर कॉफ़ी फ्लेवर टाइप का मिलता है, वो होता है स्टाउट। अब दूसरा टर्म देखें लास्ट तो पोर्टर। पोर्टर क्या होता है? पोर्टर होता है कि ये भी स्टाउट जैसी ही होती है, डार्क बियर होती है, पर स्टाउट के कंपैरिज़न में थोड़ी-सी लाइट होती है। वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है, इसका कलर थोड़ा-सा लाइट होता है। ये थोड़ी-सी स्वीट होती है। बस इसमें और उसमें क्या डिफ़रेंस है? उसमें थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कॉफ़ी या रोस्टेड वाला उसमें फ्लेवर आ रहा है। ये थोड़ी-सी स्वीट है और थोड़ी-सी लाइट है। तो बियर में हम लोगों ने क्या-क्या टर्म्स देखे? हम लोगों ने बियर के लिए टर्म्स देखे। बियर क्या-क्या इंक्लूड करती है? 3(1) बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे पेपर में। इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम माल्ट। तो माल्ट से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, वो होती हैं। फिर 3(3) में आप लोग देखिए क्या है? डीनेचर्ड। डीनेचर्ड मतलब क्या हुआ? स्पिरिट मिक्स्ड 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिए बेटा। हाँ, तो डीनेचुरल मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्पिरिट है, उसको आपने अब वो ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए नहीं रह गई। जैसे एक ऐसी स्पिरिट, मतलब सपोज़ करिए कोई भी शराब है जिसमें एज़ अ सब्सटेंस या फिर आपने केमिकल्स ऐड कर दिए हैं कि अब वो जो ह्यूमन कंज़म्पशन है, उसको पीने के लिए नहीं रह गई। मतलब आपने उसको इतना अडल्टरेट कर दिया है कि अब कोई इंसान पिएगा तो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाएगा।
तो ह्यूमन कंजम्पशन के लायक ना रह जाए उसको बोलते हैं डीनेचर्ड। ये है 3.3 के अंतर्गत। इसके बाद आता है सेक्शन 3 का 3A, ये बताता है डीनेचर्ड स्पिरिटस प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर अल्कोहल से बनी हुई कोई भी चीज़, बस आपको इतना याद रखना है कि ये भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होगी। तो जो डीनेचर्ड स्पिरिट या अल्कोहल से बनाया हुआ कोई भी आर्टिकल है उसको हम लोग बोलेंगे डीनेचर्ड स्पिरिटस प्रिपरेशन से बना हुआ, जैसे कि वार्निश हो गया, फ्रेंच पॉलिश हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएँगी। 3-1 में बियर हो गई, बियर में हम लोगों ने देखा एल, स्टाउट, पोर्टर, ठीक है? ये सारी चीज़ें मिला के और मतलब इंक्लूडेड कोई भी फर्मेंटेड माल्ट इन सब से मिलके बनता है। डीनेचर्ड 3-3 में हम लोगों ने देखा डीनेचर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी शराब जो कि अब ह्यूमन कंज़म्पशन के लिए नहीं रही, वो हो गई हमारी डीनेचर्ड। और इसी डीनेचर्ड स्पिरिट या फिर अल्कोहल से जब बनता है, प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट से बनी कोई भी चीज़ उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड स्पिरिटस प्रिपरेशन। सेक्शन 3 का 4 एक्साइजेबल आर्टिकल्स के बारे में बताता है, जो हम लोग अब देखे ही क्या-क्या एक्साइजेबल आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें कि पूरी-पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि स्पिरिट हो गई, हमारा क्या हो गया फर्मेंटेड लिकर हो गया, या कोई भी पीने वाली अल्कोहलिक लिकर हो गई, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गई, इसके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गए, डिस्टिलेशन जो वाली जो भट्टी होती है, स्टिल अप्लायंसेस, ये सब क्या आते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल्स होते हैं। फर्मेंटेड वॉश हो गया, हेरिटेज लिकर हो गई कोई भी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेट में गवर्नमेंट ने जिसे डिक्लेयर कर रखा हो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी एक्साइजेबल आर्टिकल्स होती हैं। तो देखा जाए तो क्या-क्या स्पिरिट्स, फर्मेंटेड लिकर्स, अल्कोहलिक लिकर्स, डीनेचर्ड स्पिरिट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, स्टील अप्लायंसेस, फर्मेंटेड वॉश मटेरियल एंड हेरिटेज लिकर्स, ये सब आती हैं क्या एक्साइजेबल आर्टिकल में। बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है और इसके सारे एक-एक टर्म्स आपको याद होने चाहिए। सेक्शन 3(5) में बताया गया है कि एक्साइज कमिश्नर कौन होगा। एक्साइज कमिश्नर कौन होगा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा उसको बोलेंगे एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी इम्पोज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस इन राजस्थान। एक्साइज ड्यूटी उन सारे आर्टिकल्स पे जो कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत, वो हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ऊपर वाला एक्साइज कमिश्नर था, वो क्या था अथॉरिटी की बात कर रहा था। सेक्शन 3(6) क्या बात कर रहा है, ड्यूटी के ऊपर बात कर रहा है। अब आ गए हमारे एक्साइज ऑफिसर। ऑफिसर और पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 और इन्वेस्टेड विद एक्साइज पावर्स, मतलब कि वो ऑफिसर्स जो कि सेक्शन 9 के अंदर अपॉइंट हो रहे हैं, या फिर जो कि जिनको एक्साइज पावर दी जा रही हैं अदर देन कमिश्नर, कमिश्नर के अलावा, वो सब क्या होंगे एक्साइज ऑफिसर्स कहलाएंगे। सेक्शन 3(8) क्या बता रहा है एक्साइज रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ड्यूटी, फी, टैक्स, फाइन अदर देन कोर्ट फाइन और कन्फिस्केशन अंडर एक्साइज लॉ, मतलब कि रेवेन्यू जो होगा ड्यूटी से, फीस से, टैक्स से, फाइन से, अदर फाइन भी कौन सा, कोर्ट जो फाइन किसी के ऊपर इम्पोज कर रहा है उसके अलावा जो भी फाइन होगा वो, और या फिर कन्फिस्केट किया आपने एक्साइज लॉ के अंतर्गत, तो इसको बोलेंगे क्या एक्साइज रेवेन्यू बोला जाएगा। सेक्शन 3(9) एक्सपोर्ट की बात करता है। एक्सपोर्ट मतलब है कुछ बाहर लेके, ये जनरल सी बात है, आप सबको पता होगी। 3(13) में इम्पोर्ट की बात करी गई है, मतलब कि कुछ वापस से लेके शहर में आना। ट्रांसपोर्ट का मतलब है शहर के अंदर ही, मतलब शहर यहाँ पे क्या स्टेट, स्टेट मतलब राजस्थान, राजस्थान के अंदर ही आप कोई चीज़ लेके चल रहे हैं 3(25). हाँ, ये डेफिनेशन आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। कौन से देखिए प्री है तो प्री में आपको सेक्शन कह क्या रहा है कि उसके साथ-साथ कौन से सेक्शन में, जैसे आपसे पूछ लिया इम्पोर्ट की डेफिनेशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बताओ तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया ट्रांसपोर्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ दिया हुआ है। आपसे पूछने के बहुत चांसेस हैं डियर कहाँ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अब सेक्शन 314 ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है हमारा जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है वो कहाँ दिया हुआ है। तो पहले तो आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए। क्या सेक्शन 314 में दिया हुआ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स।
अब हम लोगों ने देखा था ना कि वो किशन जो था हमारी कहानी में हेम्प लीफ से क्या बना रहा था, भांग बना रहा था, उसके अलावा चरस बना बना के दे रहा था। तो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के बारे में यही दिया हुआ है। तो बताया गया है hemp leaves, small stalks, flowering और fruiting tops, जिनसे कि भांग, सिद्धि, गांजा ये सब बनता है। चरस के लिए क्या, रेजन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट से जो रेजन्स ऑब्टेन्ड होते हैं जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, चरस बनाते हैं। एनी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर और ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम अबव फॉर्म, ऊपर जो चीज़ें दी हुई हैं मतलब इन चीज़ों से हम लोगों ने मिक्स करके कोई मिक्सचर बना दिया, कोई ड्रिंक बना दी, वो भी क्या होगी, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होगी। एनी अदर नोटिफाइड इंटॉक्सिकेटिंग या फिर नार्कोटिक सब्सटेंस एक्सक्लूडिंग ओपियम कोका मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एज डिफाइंड इन ओल्ड लॉ, मतलब कि कोई भी चीज़ एक्सक्लूड कर दो लेकिन उसको मतलब ओपियम कोका या फिर मैन्युफैक्चर्ड ड्रग जो कि पहले एक्ट में डिफाइंड थी, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, वो होंगी हमारी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। कुछ समझ में आया? मतलब कि भांग हो गया, गांजा हो गया, आपका चरस हो गया, ठीक है, या इन सबको मिक्स करके आपने कुछ नया प्रैक्टिकल बना दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपकी कहलाएंगी क्या, कहलाएंगी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स। इसके अलावा आते हैं हम लोग सेक्शन 14। आप लोगों ने हेम्प भले ना सुना हो लेकिन कैनबिस सटाइवा जरूर आप लोगों ने सुना होगा। बिहार की तैयारी कर रहे हो ना, साइंस आती है, साइंस तो आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो कैनबिस प्लांट होता है जिससे भांग वांग मिलती है हम लोगों को। इसके पत्ते होते हैं, इसका टॉप पार्ट होता है, फूल के जो बीज होते हैं उन सब से चरस, गांजा ये सब बनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो जानकारी के लिए जानिए, वहां से बनाया जाता है। और बनाने मतलब कि कोई केस आता है या कुछ आता है तब डील करने के लिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि आपने घर में ही फैक्ट्री डाल दी। हाँ। सेक्शन 314A, लैंस्ड पॉपी सीड्स एड्स, ये क्या होता है, कैप्सूल्स होते हैं ओपियम पॉपी प्लांट्स के, ओरिजिनल कट या ओरिजिनल हो, कट हो, क्रश्ड हो या फिर पाउडर्ड फॉर्म में हो, फ्रॉम विच जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जिससे क्या क्या किया जा सकता है, जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ओपियम पॉपी प्लांट्स मतलब कि अफीम के जो पौधे होते हैं, ठीक है, अफीम के जो कैप्सूल्स चाहे साबुत हो, क्रश्ड हो या पाउडर फॉर्म में हो, जिससे आप जूस निकाल सकते हैं, वो बोला जाएगा लैंस्ड पॉपी हेड्स। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है अफीम की, यहाँ पे हम लोगों ने गांजा, चरस या फिर इन सबको मिक्स किया, मिक्सचर, ये सब कहलाएगा क्या, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। लैंस्ड पॉपी हेड्स क्या होंगे, अफीम को जब हम लोग ओरिजिनली कट करें या फिर क्रश करें या पाउडर फॉर्म में बनाया उसका जूस जो है उसका एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो कहलाएगा लैंस्ड पॉपी हेड। ठीक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होती है। भांग, सिद्धि, गांजा एंड चरस आर इनसाइड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, लैंस पॉपी हेड का अलग से सेक्शन है। पढ़ते पढ़ते जैसे आप वहाँ पेपर में दे रहे हो तो आपको लग सकता है एक ही चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं है, अलग से डिफाइन किया गया है। ठीक है, लिकर है, लिकर को क्या हम लोग कहेंगे, इसमें सभी जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो सॉरी, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर आती है, जैसे कि स्पिरिट हो गई, वाइन हो गई, स्पिरिट हेरिटेज हो गया, लिकर हेरिटेज, लिकर वाइन, ताड़ी, पचावर, बियर और कोई भी ऐसे लिक्विड जैसे जिसमें अल्कोहल होनी चाहिए या फिर नोटिफाइड किया गया हो, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो हेरिटेज, लिकर, वाइन, ये सारी इसकी क्वालिटीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने वाला कुछ है नहीं, वो आपको रटना ही है क्या क्या इसमें है, आराम से देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चर हम लोग ऑलरेडी भविष्य में पहले देख चुके हैं और लिकर भी हम लोगों ने ऑब्वियसली अपनी कहानी में समझा ही था। तो लेकिन 316 में मजिस्ट्रेट भी दिया गया हुआ है, शायद यहाँ पे मिस हो गया। तो 316 के अंदर हमारे डिफाइंड है मजिस्ट्रेट बाबू। मजिस्ट्रेट का मतलब है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट होगा वो होंगे हमारे मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको 316 के अंदर रखा गया है।
अब इसके बाद 317 के अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं? 317 के अंतर्गत आता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर हम लोगों ने देखा ही था कि शराब बनाने का हर एक प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जिसमें एक्साइजेबल आर्टिकल बन रहा है, इसमें रीइंस्टॉलेशन भी है, रेक्टिफिकेशन भी है। आपने उसको रिड्यूस किया या फिर उसको कुछ फ्लेवर किया, आप कहीं से लेके आए थे, आपने उसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर दिया, कोई 2 चीज़ें ब्लेंड कर दी या फिर कलर ही मिला दिया, ये सब कुछ आपने टॉप टू बॉटम कोई भी काम किया, चाहे फ्लेवरिंग तक करी है आपने, वो भी क्या कहलाएगी, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग की ज़ोन में डाल देगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस में आपने कोई भी एक पार्ट किया हो, ए टू ज़ेड का पूरा प्रोसेस है। भट्टी लगा के, भट्टी लेने से लेके बॉटल में पैक होने तक के प्रोसेस में आपने एक्साइजेबल आर्टिकल खरीदा, बनाया, उसमें कलर डाला, उसके लिए जो भी प्रोसेस होता हो वो आपने किया। हर एक चीज़ क्या है, मैन्युफैक्चर है। 17 ए में क्या है, मोलेसेस। मोलेसेस मतलब क्या होता है, शुगर या जो खांडसारी शुगर होती है उसको बनाते वक़्त फाइनल स्टेज में बचा हुआ जो लिक्विड होता है, यानी कि मदर लिकर उसको बोला जाता है। तो उसी को यहाँ पे 17 ए में बताया गया है, मोलेसेस। मोलेसेस क्या है, मदर लिकर फ्रॉम फाइनल स्टेज ऑफ शुगर और खांडसारी शुगर मैन्युफैक्चर बाय वैक्यूम पैन और ओपन पैन। ठीक, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आपसे पूछ सकता है क्या, इम्पोर्टेंट है, आपसे ये सेक्शन पूछेगा। अब प ये होती है पचवई, ये भी एक तरीके का पदार्थ होता है जो कि पीने वाले ही होता है, देसी दारू टाइप का। ये किससे बनाया जाता है? फर्मेंटेड राइस, मिलेट और अदर ग्रेन्स एंड लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। ये डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो मतलब कि ये चावल से बनाया जा रहा है, मेड फ्रॉम चावल या फिर बाजरा या फिर कोई और अनाज से बनी हुई शराब जिसमें उसमें पानी मिक्स किया गया हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क, चाहे वो डाइल्यूटेड हो, अनडाइल्यूटेड हो। डाइल्यूटेड या फिर अनडाइल्यूटेड मतलब पानी मिक्स किया हो, आपने ना मिक्स किया हो, मतलब फर्मेंटेड हो, उसको पचवई बोलते हैं और ये फर्मेंटेड होती है। इसके बाद आता है 319। 319 बताता है हमारा प्लेस। प्लेस कोई भी हो सकती है, इंक्लूड्स क्या, हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम्स या फिर कोई बूथ है, कोई टेंट है, कोई व्हीकल है, ये सारी की सारी चीज़ें, कोई बोट है, राफ्ट है, इसमें बहुत चीज़ें समझने वाली नहीं है, ये बहुत सीधा-सीधा सा प्रोसेस है। आप लोग एक बार ये सारी चीज़ें देख लीजिए। 3:20 में क्या है, सेल इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर अदरवाइज़ देन बाय वे ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट के अलावा कोई भी प्रोसेस जो होता है बेचने का वो सेल कहलाता है। स्पिरिट क्या है, लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन डीनेचर्ड और नॉट। लिकर जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद ऑब्टेन करी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिट। कहाँ बोलते हैं, 3:21 में बोलते हैं। 321 बी के अंदर हम लोग स्पिरिट की, स्टिल की बात करते हैं। इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ स्टिल एंड एनी apparatus फॉर डिस्टिलेशन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पिरिट। तो कहाँ गया, 21 बी, स्टिल इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ स्टिल, कोई भी स्टिल में कोई भी पार्ट या फिर कोई भी apparatus फॉर डिस्टिलेशन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पिरिट जो होता है। इन शॉर्ट मतलब ये समझिए ना, भट्टी हो गई जो आपकी, भट्टी हो गई, apparatus हो गया, भट्टी के लिए कोई इस्तेमाल होने वाला सामान, वो सब क्या होता है, आपका स्टिल होता है। 322 में आपका दिया हुआ है ताड़ी। ताड़ी क्या होता है, किसी भी तरीके के जो ताड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है, पाम ट्रीज़ होते हैं, उनसे निकाला गया जो भी फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस होता है। फर्मेंटेड हो चाहे अनफर्मेंटेड हो, किसी भी पाम ट्री से निकाला गया जो जूस होगा वो बोला जाएगा ताड़ी। 323 यूपी के अंतर्गत नॉर्थ में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है ताड़ी। आप लोगों ने ज़रूर गाँवों के एरिया में बहुत सुना होगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम कास्ट वेसल टू बॉटल, बॉटल किसको बोलेंगे? तो बॉटल को टू बॉटल मतलब सेल के पर्पज़ से, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना मैन्युफैक्चर के टाइम पे ए टू ज़ेड वाला पूरा प्रोसेस, तो सेल के पर्पज़ से कास्ट या फिर बड़े बर्तन से लिकर को किसी बॉटल, जार या फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना, ठीक है? इसमें आपने एक बॉटल में डाला, फिर आपने उसको दूसरी बॉटल में रीबॉटलिंग भी करी, तो वो भी इंक्लूड होगा टू बॉटल में, सेक्शन 323। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछे जाने वाला नहीं है, आप अपने समझ के लिए ये चीज़ें समझें। इसके बाद आता है तोला भी है, 324 में तोला दिया है, 325 में ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा 321 ए के अंदर स्टेट है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट 1950
6 के जो सेक्शन नंबर 10 से बनाया गया स्टेट ऑफ राजस्थान है उसके बारे में बताया गया है। 321A में तोला क्या होता है? तोला होता है 180 ग्राम ट्रॉय या फिर 11.638 ग्राम्स के बराबर का वेट जो होता है उसको हम लोग एक तोला कहते हैं। ये सब पूछा जाएगा नहीं। और ट्रांसपोर्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस 325 में कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बताता है डिक्लेयर लिकर। स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी सब्सटेंस एज लिकर में डिक्लेयर कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई कर सकती है किसी भी सब्सटेंस को एज अ लिकर, जिसमें कि वो कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर दोनों को डिक्लेयर कर सकती है। तो सेक्शन 4 बताता है कि कौन डिक्लेयर कर सकता है लिकर, कौन सी कैटेगरी की है कौन सी नहीं है, वो जो है ऑथराइज करने की पावर है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करके बताएगा। स्टेट गवर्नमेंट साथ साथ ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सी जो है हमारी कंट्री लिकर है या फिर फॉरेन लिकर है। कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर का मतलब आपको इस एक्ट में कहीं नहीं दिया हुआ है। समझने के लिए समझ लीजिए एक तरीके से जो देसी शराब हो गई या फिर इनबिल्ट राजस्थान के अंदर जो बन रही है, इंडिया के अंदर जो बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्री लिकर। फॉरेन लिकर मतलब बाहर की जो शराब है उसको बोला जाता है या फिर उसके स्टैंडर्ड पे जो बन रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आपको पूछा नहीं जाएगा, तो इसलिए उसको लेके चिंता मत कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो याद रखने वाली चीज़ है सेक्शन 4 के अंतर्गत, सेक्शन 4 के अंतर्गत आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है, सॉरी 3 चीज़ें याद करनी है। एक तो अथॉरिटी कौन सी है? अथॉरिटी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। कर क्या रही है ये? नोटिफिकेशन दे रही है ऑफिशियल गजट में। किस चीज़ का? लिकर क्या होगी, कौन सी चीज़ कैटेगरी में लिकर में कोई नई चीज़ लॉन्च हुई स्टेट में, अब कोई नया पदार्थ आया उसको लिकर की कैटेगरी में डालना है। फिर कंट्री लिकर होगा, फॉरेन लिकर होगा, कैसे डिक्लेयर करना है, ये सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बताता है रिटेल सेल लिमिट डिक्लेयर करना। जो रिटेल की सेल लिमिट है वो डिक्लेयर करना। वो कैसे करती है? वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताएगी ऑब्वियसली कि रिटेल सेल में कितना जो है क्वांटिटी तक सेल जो है वो रिटेल में जा सकती है। ठीक है। ये लिमिट जो है वो पूरे के पूरे राजस्थान पे अप्लाई होगी ऑब्वियसली। उसके अलावा ये लिमिट जो है किसी लोकल एरिया के लिए, जनरल परचेज़र के लिए, किसी स्पेशल क्लास ऑफ परचेज़र के लिए या किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए भी फिक्स करी जा सकती है। ठीक है। अब जैसे अगर डिक्लेयर कर दिया गया रिटेल लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होती है तो लॉ उस सेल को होलसेल मानेगा। मतलब फिर जो वो पूरी सेल है वो रिटेल की सेल नहीं होगी, वो होलसेलर की सेल में कंसिडर किया जाएगा। मान लो गवर्नमेंट ने किसी लिकर की जो रिटेल लिमिट है वो एक्स क्वांटिटी, काम गया यार ये पॉइंट हो जाता है, हाँ, एक्स क्वांटिटी बना दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर कोई जो हमारा वेंडर है, वेंडर हमारा वी है, तो वेंडर वी ने क्या किया, जो अपनी सेल जो करी वो क्या करी, एक्स प्लस वाई इतनी सेल उसने कर दी। जो रिटेल लिमिट की क्वांटिटी थी वो उससे ज़्यादा कर दिया, तो इसको फिर रिटेल नहीं, इसको होलसेल माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है? रिटेल लिमिट जो है अगर वो एक्सेस कर जाती है तो उसे होलसेल सेल कहा जाता है। और ये कौन नोटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। इस सेक्शन के अंदर कोई भी प्रिस्क्राइब लिमिट जो है कि मतलब ये 50 लीटर या इससे ज़्यादा इतना से 150 बॉटल, ये सब चीज़ें नहीं मेंशन है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्वांटिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बात करता है? सेक्शन 6 हमारा बात करता है डीम्ड पोजीशन के ऊपर। मतलब कि जो वाइफ हो गया, क्लर्क हो गए, सर्वेंट्स हो गए, इनके पास जो पोजीशन होती है उसके ऊपर बात करता है। तो पोजीशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ पर्सन इज डीम्ड पोजीशन ऑफ डेड सर्वेंट। मतलब कि अगर आपकी बीवी के पास कुछ सामान है, आपके क्लर्क के पास कोई सामान है, आपके सर्वेंट के पास कोई सामान है, तो वो माना जाएगा वो आपकी ही पोजीशन है। टेम्परेरी क्लर्क और सर्वेंट आपने कोई रखा था तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर कर लिया जाएगा। सपोज ए ने अपने सर्वेंट के पास क्या किया, इलीगल इलीगल जो है वो लिकर जो है वो रखवा दी। ठीक है। फिजिकल पोजीशन सर्वेंट के पास है, बट अगर वो ए के अकाउंट पर रखी गई है तो उस सर्वेंट के यहाँ रेड पड़ी, तो क्या माना जाएगा, वो किसकी है? ए की है कि जो उसका मालिक है उसकी है? तो
तो माना जाएगा वो किसकी है, सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग जो उसका ओनर है मतलब मालिक है उसकी मानी जाएगी, सर्वेंट की नहीं मानी जाएगी, सर्वेंट की वो लिकर नहीं होगी। ये बताता है हमारा सेक्शन नंबर 6। आगे आइए, आगे आके हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 7 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेविंग वाला एक्ट था जो कि हम लोगों ने देखा था कि किस पे इफेक्ट नहीं करता है, कस्टम्स पे इफेक्ट नहीं करता है। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट। देखिए राजस्थान एपीओ बहुत ही, पिछली बार जैसे हुआ था ना कि कई बार वैकेंसी काफ़ी थी लेकिन सिलेक्शन बहुत ही कम बच्चों का हुआ था, 3-4 बच्चों का हुआ था। लेकिन आप लोग इसको सोच के हताश मत होइए, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं कि इस साल कोई भी जुडिशरी का पेपर आ नहीं रहा है, सारे के सारे जो हमारे एपीओज़ हैं, छत्तीसगढ़ एपीओ आया हुआ है, झारखंड एपीओ का मेंस लगा हुआ है, राजस्थान एपीओ हम लोग दे ही रहे हैं, यूपी एपीओ प्रोसेस में चल रहा है। जुडिशरी पे वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन इसके अंदर 3 साल का भी वो नहीं है, तो अगर आप लोग कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, 2 महीना अराउंड आपको बहुत आराम से मिल रहा है तैयारी के लिए, तो बहुत फोकस होकर तैयारी कीजिए, एक-एक सेक्शन नंबर रट लीजिए, अथॉरिटीज़ रट लीजिए। मुझसे कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है ही आपके पास, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है ही आप सबके पास, तो वो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है चीज़ें, कम्युनिकेट कैसे करना है, तो यूट्यूब में कमेंट का ऑप्शन होता है, कमेंट करिए, कमेंट से आप हमारी टीम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगी। परेशान नहीं होइए, पूरी प्रिपरेशन में आपके साथ हम लोग रहेंगे, आपको जैसे जो भी मदद चाहिए वो हो जाएगी, ठीक है। तो आइए सेक्शन नंबर 8 पे बात करते हैं। ये क्या बात करता है, चैप्टर 2 ही बात कर रहा है कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट की। तो सेक्शन नंबर 8 बात करता है कंट्रोल किसकी, कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। तो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या ये क्या होगा, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे होगा, वेस्टेड इन एक्साइज कमिश्नर। कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट इन एक्साइज कमिश्नर सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन। तो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे होगा, एक्साइज का पूरा पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्साइज कमिश्नर के अंडर होगा। अपॉइंटमेंट कौन कराएगा, अपॉइंटमेंट किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कौन कराएगा, स्टेट गवर्नमेंट कराएगी, अपॉइंट कराएगी कमिश्नर एंड मे अपॉइंट एडिशनल जॉइंट डिप्टी एंड डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट एंड अदर एक्साइज ऑफिसर्स। तो सबका अपॉइंटमेंट कौन करवा रहा है, सबको अपॉइंटमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, बहुत बढ़िया स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा क्या क्या, जॉइंट एक्साइज हो गया, डेप्टी हो गया, सारी जो लिस्ट है, इसको लिस्ट को भी आप लोगों को याद रखना है, लिस्ट भूलने वाली नहीं है, ये पूरी लिस्ट आप लोग बनाइए, याद कीजिए। सेक्शन नंबर 10 कन्फरिंग पावर्स, सेक्शन नंबर 10 के अंदर बताया गया है पावर्स। अच्छा, इसी के ही 9 में ही 1A में तो ये लिस्ट दी हुई है, 1B आता है हमारा, 1B के अंतर्गत दिया हुआ है कि स्टेट जो है ड्यूटीज एंड पावर्स वो भी कौन देगा, स्टेट ही देगा। उसके बाद आता है हमारा 2C बताता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेलीगेट भी कर सकता है एक्साइज कमिश्नर को ऑल पावर्स एक्सेप्ट, वो जो अपनी एक्साइज कमिश्नर को सारी पावर्स जो हैं वो, अदर देन दैट रूल्स बनाने की पावर, तो रूल्स बनाने की पावर छोड़ के बाकी सारी पावर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर को डेलीगेट भी कर सकता है, ये बताया गया है सेक्शन 9 के अंतर्गत। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 10 के ऊपर। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है, कन्फर्मिंग पावर्स, गवर्नमेंट में एम्पावर ऑफिसर्स फॉर चैप्टर 8 ड्यूटीज एंड असाइन एक्साइज पावर टू नॉन एक्साइज ऑफिसर्स एंड पर्सन्स। तो गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्लियर होता है, सेक्शन 10 बताता है कि किस तरीके से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर करेगी किसको, किसी भी ऑफिसर को। सेक्शन 10 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको पावर्स कहाँ से मिल रही है, ये सेक्शन 10 से ही मिलेगा। तो सेक्शन नंबर 10 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ऑफिसर्स जो हैं, जो एक्साइज एक्ट के चैप्टर नंबर 8 की जो पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो परफॉर्म कर सकें। उसके लिए एम्पावर अगर किसी भी एक्साइज ऑफिसर को करना है, चैप्टर 8 की पावर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट देगा। सेक्शन नंबर 10(1)
ए के अंतर्गत, 10 ए के अंतर्गत क्या सिस्टम है? 10(1)(a) के अंतर्गत ये होगा कि किसी ऑफिसर को चैप्टर 8 के एक्ट्स एंड ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए एम्पावर करने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उसके अलावा 10(1)(b) के अंतर्गत क्या होगा? एक्साइज डिपार्टमेंट के जो पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, जो कि नॉन एक्साइज ऑफिसर, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, नॉन एक्साइज ऑफिसर्स हैं या फिर किसी अदर पर्सन को अगर देना है तो वो 10(1)(b) के अंदर दिया गया है। सपोज अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज की जो पावर है एक्साइज वाली, वो दी जा सकती है। कहाँ? 10(1)(b) के अंतर्गत। तो आपको सेक्शन 10 में क्या क्या याद करना है? अथॉरिटी कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट है। चैप्टर 8 की पावर्स हैं। एक्साइज ऑफिसर्स और अदर देन एक्साइज ऑफिसर्स, नॉन एक्साइज ऑफिसर्स, उनको भी पावर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। सारा कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब 9A बहुत बढ़िया पार्ट है ये हमारा। 9A अपील्स की बात करता है। उसके बाद 9B हमारा जो है वो बार्स पे बात करता है, बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट के ऊपर। तो 60 दिन का टाइम दिया रहता है अपील में रिवीजन के लिए। हमारा टाइम दिया रहता है कितने दिन का? अराउंड 30 दिन का। 30 दिन का ही टाइम दिया रहता है। तो फिर क्या क्या इसमें सिस्टम होता है? तो अगर एक्साइज एक्ट के अंदर किसी भी ऑफिसर ने ऑर्डर को पास किया और उसके अगेंस्ट अपील करने का राइट दिया गया है, तो फिर कहाँ जाया जाएगा? अपील कहाँ जाएगी? अगर एक्साइज ऑफिसर ने दिया है, ठीक है, कहाँ गया? हाँ, अगर एक्साइज ऑफिसर ने दिया है तो फिर कहाँ जाएगी अपील? एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी। एक्साइज ऑफिसर ने दिया है तो कहाँ गई अपील? एक्साइज कमिश्नर के पास। अगर एक्साइज कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है तो अपील कहाँ जाएगी? वो जाएगी हमारी डिवीज़न बेंच के पास। डिवीज़न बेंच के पास जाएगी, जो कि राजस्थान टैक्स बोर्ड के पास होगा। ठीक, अब इसका लिमिट कितना है? 60 डेज। 60 डेज हमारी टोटल लिमिट होगी। ठीक, अपील एंटरटेन तभी होगी जब अपेलेंट डिमांड अमाउंट जो होगा उसका 75% पेमेंट प्रूफ जो है वो लगाएगा। अगर आपने 75% पेमेंट प्रूफ नहीं लगाया तो फिर एक सेकेंड, इसमें 75% है या 20% है? 25%। वेट, मैं चेक कर लूँ जरा मेरे ऐप से। हाँ, 75% नहीं है, ये 25% है। तो ये जो 75% है, इसको काट के आप 25% कर लीजिए। 75% पहले था, 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत, उसी की वजह से यहाँ पे जो है आपका 25% हो गया है। तो अब आपको 25% याद रखना है। तो अपील के लिए हम लोगों ने देखा, अगर एक्साइज ऑफिसर के अगेंस्ट है तो अपील टू द एक्साइज कमिश्नर है। कमिश्नर ऑफ ओरिजिनल कमिश्नर के अगेंस्ट में है तो फिर अपील जाएगी डिवीज़न बेंच के पास, राजस्थान टैक्स बोर्ड में। इसके अलावा हम लोगों ने देखा क्या कि अगर अपील का पीरियड है तो वो है 60 दिन का। और मैंडेटरी डिपॉजिट कितना करना होगा? 75%, वो 25%। रिवीजन पीरियड जो हमारा दिया गया है वो है 30 डेज, 30 डेज का, अगेंस्ट एपेलेट ऑर्डर ऑफ एक्साइज कमिश्नर। एक्साइज ऑफिसर का जो आएगा ऑर्डर, उसके खिलाफ में आपको 30 दिन के समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। अदर देन दैट फिर आपको टाइम आगे नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 9A। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जरूरी है, जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इसके बाद आता है हमारा 9B। 9B हमारी क्या बात करता है? 9B हमारी बात करता है कि बार ऑन सिविल कोर्ट। तो नो सिविल कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन टू एंटरटेन सूट प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाई ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपिटेंट ऑफिसर और ऑर्डर अंडर रेफर्ड टू सेक्शन 9A। सेक्शन 9 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर आ रहा है उसमें, मतलब कि सिंपल सा मीनिंग इसका ये समझिए आप कि सिविल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन सिविल कोर्ट पे बार है। इसका मतलब है सिविल कोर्ट किसी एक्साइज अथॉरिटी के ऑर्डर को सेट असाइड या मॉडिफाई करने के लिए सूट प्रोसीडिंग एंटरटेन नहीं कर सकती है। साफ सीधी सी बात, मतलब ना तो आप सेट असाइड कर दो, वो हटा दो, ना आप उसे मॉडिफाई करो। सिविल कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। कहाँ बताया गया है? सेक्शन 9B के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अगर ऑर्डर जो है वो सिविल कोड का जो बार है वो किन चीज़ों पे है? दो टाइप पे है। अगर ऑर्डर जो है वो कंपेटेंट ऑफिसर के द्वारा आया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और मतलब पहला हो गया कंपेटेंट
अथॉरिटी के द्वारा है। दूसरा हो गया सेक्शन 9A के अंडर अगर उसे पास या रेफ़र किया गया है तो भी सेक्शन सिविल कोड जो है वो हमारा रेफ़र नहीं करेगी। ये हमारा सेक्शन 9B बता रहा है। इसके बाद हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 10A। जितने भी ये अमेंडेड वाले सेक्शंस होते हैं ना, ये अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, लेकिन एग्जामिनेशन बोर्ड इनसे सेक्शन जो सवाल जो है ज़रूर पूछता ही पूछता है। तो 10A क्या बात कर रहा है, चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। तो जो चेक पोस्ट हैं और जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उन सब का इंस्पेक्शन करने के लिए तो सेक्शन 10A जो है सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक्साइज आर्टिकल्स के जो मूवमेंट को चेक करने के लिए चेक पोस्ट बनाने का सिस्टम होता है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और यहाँ पे अथॉरिटी कौन होगा, तो अब सीधी सी बात है, क्योंकि पूरे उसमें करना है तो बड़ी अथॉरिटी है, बड़ा काम है, तो फिर एक्साइज कमिश्नर को सीधे सीधे हमने यहाँ पे सारी की सारी ड्यूटीज़ दे दी। और ये सब कैसे बताया जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस गजट में निकालेगी और बता देगी कि एक्साइज कमिश्नर जो है वो इस एरिया में ये काम करेंगे। गवर्नमेंट चेक पोस्ट लगाए जाएंगे एक्साइजेबल आर्टिकल्स को देखने के लिए, क्योंकि इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो रही हो, ये सब समझने के लिए। ठीक, इसके बाद आता है इसी में A1। तो ये जो बताता है, ये बताता है कि एक्साइज कमिश्नर जो है वो स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए चेक पोस्ट सेटअप कर सकता है। मतलब कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, किसी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ पीरियड के लिए केवल चेक पोस्ट लगाए जा सकते हैं, सेटअप किया जा सकता है। जो ऑफिसर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और गुड्स इंस्पेक्ट करेगा वो उस चेक पोस्ट का इंचार्ज कहलाएगा। मतलब वहाँ पे जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उसी को वहाँ का इंचार्ज कहा जाएगा। फिर हमारा 10A2 आता है। 10A2 क्या बताता है, एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट जो है उनको लेके, तो एक्साइज कमिश्नर जो है वो किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिपार्टमेंट के एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट जो हैं उनको भी एक्साइज पर्पस के लिए चेक पोस्ट डिक्लेयर कर सकता है। और ऑफिसर जो या फिर जो इंचार्ज होंगे, सेम प्रोसेस जो वहाँ पे अपॉइंट करे जाएंगे वो वहाँ पे काम करेंगे। तो मतलब A2 में क्या बताया गया है, एक्साइज कमिश्नर जो है वो किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जिस्टिंग जो चेक पोस्ट हैं उनको भी एक्साइज पर्पस के लिए चेक पोस्ट बना सकता है, वहाँ पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। A3 बताता है डिवीजन पर्सन इंचार्ज की ड्यूटीज़ जो होंगी, जो पर्सन इंचार्ज होगा, जैसे क्या क्या परमिट करना, पास, बिल में बिल्टी, ये सब कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं व्हीकल के साथ होने चाहिए। ये सब जनरल सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हीकल चेक करना, चेक पोस्ट पर स्टॉप करे, सारी चीज़ें हैं वो चेक पोस्ट अवॉइड करके नहीं भागे। डॉक्यूमेंट जो भी मांगे जाएँ वो सारे प्रोड्यूस करे। गुड्स एक्साइजेबल पार्टिकल्स जो है वो इंस्पेक्ट करना, जो भी आपका कंटेनर है या जो डाला डंपर है उसके अंदर सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं कि नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। यही पूरा कैरी करना, परमिट करना, पास, बिल, बिल्टी, स्टॉप करना, इंट्रोड्यूस करना, डॉक्यूमेंट अलाउ करना, इंस्पेक्शन, ये सारा प्रोसेस हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 3, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा एक्ट इम्पॉर्टेंट भाई, छोटा सा एक्ट है। सेक्शन नंबर 11 इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की बात करता है, 12 एक्सपोर्ट की बात करता है, 13 प्रोहिबिशन की बात करता है। नो इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट अनलेस गवर्नमेंट परमिशन कंडीशन सेटिस्फाइड एंड ड्यूटी पेड और बॉन्ड एग्जीक्यूटेड। तो इम्पोर्ट के साथ सीन क्या है, हम लोगों ने देखा ही था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सेक्शन 11 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर उसकी दी हुई कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, मतलब परमिशन दी है, वो इम्पोर्ट हो जाएगा। जो कंडीशंस हैं वो अगर फुलफिल्ड हैं वो हो जाएगा। उसके अलावा आपने जो ड्यूटी है अंडर सेक्शन 28 वो पे कर दी है तो आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट नो इम्पोर्ट इज अलाउड। सेम गोस फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के केस में भी वही है। तो नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्टेड अनलेस जो ड्यूटी है अंडर सेक्शन 28 वो पेड हो, उसके अलावा गवर्नमेंट की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल्ड हों, बस आप बढ़िया एक्सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। गवर्नमेंट जो है आपको फुल एंड फाइनल सपोर्ट करेगी, उसका तो फ़ायदा ही है। सेक्शन 13 के अंदर प्रोहिबिशन की बात है।
अच्छा, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं? 12 के अंदर है। 13 में क्या है? प्रोहिबिशन की बात है। तो किसके पास पावर है? पावर टू प्रोहिबिट है स्टेट गवर्नमेंट के पास। थोड़ा ही गड़बड़ हो गया, स्टेट गवर्नमेंट कट गया। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही ये पावर, मान ही नहीं रहा है, लाइन सीधी जा ही नहीं रही। स्टेट गवर्नमेंट के पास है ये पूरी पावर, कुछ भी प्रोहिबिट कर सकती है, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इनटू, चाहे फ्रॉम राजस्थान, और एनी पार्ट, एंड में प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट, और वो चाहे तो ट्रांसपोर्ट को भी प्रोहिबिट कर सकती हैं। बस सही देखना है सेक्शन में। आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 14, पास नेसेसरी है। पास इज नेसेसरी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल जो है, जो क्वांटिटी से ज़्यादा है, वो बिना पास को लेकर भाई नहीं जा सकता, साफ सीधी सी बात है। एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब क्वांटिटी कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट अंडर अ पास। मतलब कि क्वांटिटी से ज़्यादा है अगर, तो आपको पास चाहिए ही चाहिए। सेक्शन 15, ग्रांट ऑफ पासेस। एक्साइज कमिश्नर जो है उसके पास होगा, और या फिर कोई भी ड्यूली एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर है, सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। वो ही आपके कौन दो लोग हैं, ध्यान दीजिए, एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड बाई, ड्यूली एम्पावर्ड बाई, किसके द्वारा ड्यूली एम्पावर्ड बाई? स्टेट गवर्नमेंट। ड्यूली एम्पावर्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान है ना सबका? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडियन एक्साइज एक्ट या राजस्थान एक्साइज एक्ट? राजस्थान एक्साइज एक्ट, ध्यान रखिए। जनरल पास फॉर डेफिनेट पीरियड एंड काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड ड्रग्स मेंशन किया जाएगा। स्पेशल पास क्या है? फॉर स्पेसिफाइड ओकेजन्स, किसी स्पेसिफाइड ओकेजन्स के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है, उसी में उसको इतना हैवी लोड माल ले जाना है, अदरवाइज उसको ऐसा लोड नहीं ले जाने होते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, तो उस केसेस में ये चीज़ हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद से हमारा चैप्टर कौन सा आएगा? चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा हमारा, जो कि डील करेगा मैन्युफैक्चर से, पोजेशन से और सेल के साथ। तो चैप्टर 4 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर, पोजेशन। एमएसपी की बात कहाँ है? एमएसपी, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन। मैन्युफैक्चर 16 से लेकर 18 तक है, पोजेशन 19 में है, सेल 20 से लेकर 22 तक है, एम्प्लॉयमेंट 23 में है, और फिर प्रिविलेजेस जो दे रखी हैं वो 24, 26 और 27 में है। 25 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या हो गया था, ओमिट हो गया था। तो आइए सेक्शन 16 को देखते हैं हम लोग। सेक्शन 16 बात करता है मैन्युफैक्चर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोहिबिटेड, जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल हैं, कौन से हो सकते हैं, क्या प्रोहिबिटेड हैं, ये सारी चीज़ें। तो नो मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स, कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उसको आप नहीं लगा सकते। जैसे हेम्प प्लांट का आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। हेम्प पोर्शन फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। नो बॉटलिंग ऑफ लिकर फॉर सेल, जो बॉटलिंग है उस, मतलब लिकर को हम लोग देखा था ना कि भरना बॉटल के अंदर, तो आप बॉटलिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा नो टैपिंग ऑफ तारी ट्री, नो ड्राइंग तारी, तारी ताड़ी को आप लोग निकाल नहीं सकते बिना लाइसेंस के। नो यूज कीपिंग पोजीशन ऑफ मटेरियल्स, स्टिल, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट, इंस्ट्रूमेंट और apparatus फॉर मैन्युफैक्चर। तो आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, पजेस नहीं कर सकते कोई मटेरियल, जो भी स्टील यूटेंसिल मतलब भट्टी है, उसका कोई सामान है जिससे कि मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एक्साइजेबल आर्टिकल। तो यहाँ पे अथॉरिटी कौन सी एम्पावर है? एक्साइज ऑफिसर जो हैं, या फिर एक्साइज कमिश्नर, या फिर एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर जो हैं, वो यहाँ पे लाइसेंस देने के लिए एम्पावर्ड होते हैं। मतलब ये जितने भी चीज़ें हम लोगों ने देखी, ये आप कुछ भी काम आपका कल को मन हुआ चलो आओ ताड़ी निकालने चल के, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये इसको करने के लिए आपको लाइसेंस ही लगेगा, और लाइसेंस आपको कौन देगा? कमिश्नर देगा, या फिर एम्पावर्ड जो एक्साइज ऑफिसर होगा वो देगा। तो इसके अलावा जो डिस्टिलरी और ब्रीवरी होती है, उसके रिगार्डिंग जो है, वो केवल और केवल एक्साइज कमिश्नर ही है जो लाइसेंस दे सकता है।
एस्टैब्लिशमेंट एंड लाइसेंसिंग की बात करी गई है सेक्शन 17 में। एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेज। तो यहाँ पे किसके पास पावर है? यहाँ पे पावर है एक्साइज कमिश्नर के पास। इतना ही देखना है हमको। सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कंडीशन, एक्साइज कमिश्नर में एस्टैब्लिश डिसकंटिन्यू लाइसेंस डिस्टिलरी पोर्ट स्टिल ब्रीवरी एंड एस्टैब्लिश लाइसेंस या फिर वेयर हाउस लाइसेंसेस वेयर हाउस। किसके पास पावर है? एक्साइज कमिश्नर के पास, यही याद रखिएगा। सेक्शन 18 के अंदर रिमूवल है एक्साइजेबल आर्टिकल्स का फ्रॉम डिस्टिलरी। तो डिस्टिलरी हो गई, ब्रीवरी हो गई, पॉट स्टिल हो गए, से आर्टिकल तभी बाहर आएगा जैसे कुछ भी बना है, इससे आर्टिकल अब बाहर लाना है तो बाहर तभी आएगा जब आपने ड्यूटी पे कर दी। अगर आपने ड्यूटी पे नहीं करी है या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट आपका नहीं हुआ है, तब तक आप कोई भी सामान जो है एक्साइजेबल आर्टिकल को बाहर लेके नहीं आ पाएंगे। डिस्टिलरी, ब्रीवरी, पॉट स्टिल या वेयर हाउस से वो अंदर ही रहेगा। बाहर लाने के लिए भी आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो लाइसेंस पहले, फिर ड्यूटी पे करो या फिर बॉन्ड दो, उसके बाद ही रिमूवल अलाउड होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19 बात करता है किसकी? पोजीशन बियॉन्ड रिटेल लिमिट। रिटेल लिमिट से ज़्यादा पोजीशन रख रहे हैं तब फिर क्या होगा? जितना परपेट जितना परमिट है, जितना भी आपको परमिट है उससे मोर ज़्यादा नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है, सीधी सी बात है। पर्सन नॉट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट, कलेक्ट, सेल कैन नॉट possess above रिटेल लिमिट। ये हमारा 19(1) जनरल रूल देता है। 19(2) में एग्जेम्पशन है। तो एक्सेप्शन क्या है? फॉरेन लिकर अदर देन डीनेचर्ड स्पिरिट इन पोजीशन ऑफ कॉमन कैरियर और वेयर हाउसमैन सच एज सच इज एग्जाम। तो फॉरेन लिकर जो है अदर देन डीनेचर्ड स्पिरिट इन पोजीशन ऑफ कॉमन कैरियर और वेयर हाउस मैन, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है। 19(3) हमारी बात करता है वेंडर की। लाइसेंस वेंडर कैन नॉट possess above रिटेल लिमिट एट अनऑथराइज्ड प्लेस एक्सेप्ट अंडर परमिट। तो लाइसेंस वेंडर भी है, वो possess नहीं कर सकता above रिटेल लिमिट के। ये है हमारा सेक्शन 19। 20 और 21 क्या बात करता है? सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। इन वन वर्ड बात किया जाए तो नॉट अलाउड विदाउट लाइसेंस। सेल, नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी सोल्ड विदाउट लाइसेंस फ्रॉम एक्साइज कमिश्नर और ड्यूली एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर। बट इतनी सीधी चीज़ें लॉ में तो होती नहीं है, क्योंकि हम लोग वैसे भी पीने वीने वाली बातें और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज आएगा ही। तो चेंज के रूप में यहाँ पे प्रोविज़ो दिया हुआ है, जहाँ भी सरकार को अपना फ़ायदा आएगा वो ऐसे नहीं तो ऐसे घुमा के कान पकड़ ही लेती है, किसी ना किसी को फ़ायदा निकाल ही दिया जाएगा। तो एग्जाम्पशन क्या, एक्सेप्शन क्या है, प्रोविज़ो क्या कह रहा है? Hemp license holder may sell specified portion to the license dealer or prescribed officer. Multi-district sale license need government approval। तो hemp से रिलेटेड बात है, वो क्या कर सकते हैं? वो स्पेसिफाइड पोर्शन जो है लाइसेंस डीलर को या फिर प्रिस्क्राइब ऑफिसर, मल्टी डिस्ट्रिक्ट, अगर मल्टी डिस्ट्रिक्ट सेल करनी है उसको तो भी वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। सेक्शन 20 के अंदर जो एक्सेप्शन है, जो पर्सन कैनबिस कल्टीवेट कर रहा है वो इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स को सेल कर सकता है। कहने का मतलब इस प्रोविज़ो का ये है। सेक्शन नंबर 21 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 21 सेल की कंडीशन बात करता है, केवल लाइसेंस पे ही होगी। लिकर शैल नॉट बी बॉटल्ड फॉर सेल। लिकर को आप बॉटल में नहीं डालेंगे। And excisable article shall not be sold except according to the license from and condition. Liquor shall not be bottled for sale and excisable article shall not be sold। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, दारू को बाटली में आप नहीं उतार सकते। सीधी सादी बात है। ये एक्ट पढ़ने में आप लोगों को मज़ा बहुत आ रही होगी, क्योंकि आपके डेली कार्यों से रिलेटेड है। और वैसे भी हम सब वकील लोग हैं ही, तो जीवन में ये सारे पदार्थ देखने को केस के रूप में हम लोगों को अक्सर मिलते ही हैं। मैं नहीं कह रहा पर्सनल इस्तेमाल के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 22 प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ सर्टेन पर्सन। सेक्शन 22(1)(a) अंडर 18, अगर
22 साल से, वो 18 साल से कम है। हम लोगों ने अपनी कहानी में भी डिस्कस किया था कि वो किशन के पास जो था वो पोजीशन मिली थी और वो बेच रहा था किसको, एक 17 साल या 16 साल के बच्चे को। तो वो यहाँ पे बात किया जाता है, नो सेल डिलीवरी टू एनी पर्सन अपेरेंटली अंडर 18 ईयर ऑफ एज। 18 साल से कम है अगर, तो आप उसको नहीं बेचेंगे। 22 एक बी अनसाउंड माइंड की बात करता है, तो किसी भी अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप सेल नहीं करेंगे। 22 एक सी सोल्जर की बात करता है, नो सेल डिलीवरी टू सोल्जर ऑन ड्यूटी एंड इन यूनिफॉर्म विदाउट परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर ऑफ यूनिट। जब तक परमिशन नहीं होगी और वो यूनिफॉर्म में है तो आप किसी सोल्जर को भी सेल नहीं करेंगे। ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22 के एक के सी के अंतर्गत। 22 दो बताता है, नो सेल डिलीवरी इन एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी, क्लोथ, आर्म्स और हाउस होल्ड। मतलब कि कोई अपना घर बार बेचने के लिए आ गया, ये दे रहा है, तो वो सब डिलीवरी सेल बाटा सिस्टम आप नहीं करेंगे। ये सब फालतू चीज़ें, पैसा मिलेगा तभी आपको सेल करना है, अदर देन दैट नहीं आपको सेल करने दिया जाएगा, अलाउड ही नहीं है 22 के अंदर। तो प्रोहिबिशन ऑफ सेल टू सर्टेन पर्सन्स। सेक्शन 23 बात करता है एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस की, किसके ऊपर, चिल्ड्रन, वुमेन एंड सर्टेन पर्सन इन लिकर प्रेमाइसेस। 23 एक एज एंड हेल्थ बार, premises licensed for consumption cannot be employed permit person under 18, leper or person suffering from infectious disease in consumption area। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि एज और हेल्थ बार को नज़र में रखते हुए कि ऐसा कोई है जो 18 साल से कम है या कोई ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जो कि कंटेंजियस है, मतलब एक दूसरे को हो जाए, फैल जाए, तो उसको लेके आप नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नहीं करेंगे। प्रेमाइसेस लाइसेंस फॉर कंजम्पशन कैन नॉट एम्प्लॉय परमिट पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन को आप काम पे नहीं रखेंगे, कोई भी छोटू आप काम पे नहीं रखेंगे। 18 साल तक का या बड़ा होना चाहिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको कोई ऐसी डिजीज़ हो जो इन्फेक्शियस हो और बाकी लोगों को फैले। इसके अलावा 23(2) क्या बात करता है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की। फॉरेन लिकर कंजम्पशंस प्रेमाइसेस कैन नॉट एम्प्लॉय परमिटेड वुमेन विदाउट प्रीवियस रिटन परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर और एम्पावर्ड ऑफिसर। तो वुमेन को फॉरेन लिकर का प्लांट है अगर, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, रिटन परमिशन ऑफ एक्साइज कमिश्नर और एम्पावर्ड जो भी ऑफिसर है उसकी जगह पर, उससे। 23(3) बात करता है, permission must be endorsed on license and may be modified और withdrawn। तो परमिशन जो है वो एंडोर्स होनी चाहिए लाइसेंस के ऊपर, और अगर उसमें कुछ मॉडिफाइड है या फिर विड्रॉन है, जो भी है सारी चीज़ें एंडोर्स होनी चाहिए आपके लाइसेंस के ऊपर। कोई फालतू नौटंकी नहीं, मतलब आप किसी भी बच्चे को ना रखें, कोई भी ऐसे इंसान को ना रखें जिससे कि वहाँ पे बीमारी फैल सके। अगर वुमेन को रख रहे हैं तो फॉरेन लीकर का केस है, तो आपको परमिशन लेके रखना होगा। ये सारी सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत अलग से आपको कोई चीज़ यहाँ पे पढ़ा दी गई हो। तो सेक्शन 24, 26, 27 क्या बात करते हैं, प्रिविलेजेस की बात करते हैं, वो भी एक्सक्लूसिव। तो कमिश्नर्स लाइसेंस ग्रांट करेंगे, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मैन्युफैक्चर, सप्लाई और सेल के लिए है। लेट और असाइन विद लाइसेंस रिकवरी ऑफ ड्यूज एज एरियर ऑफ रेंट। तो सेक्शन 24 देखते हैं भाई क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव सा चेंज है। तो ये ग्रांट क्या करता है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर सब्जेक्ट टू द सेक्शन, अंडर सेक्शन, किसके सब्जेक्ट है ये, अंडर सेक्शन 31। एक्साइज कमिश्नर जो है वो ऑर्डर कर सकता है लाइसेंस फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज के लिए लाइसेंस कौन दे सकता है, जो हमारा एक्साइज सेक्शन 24 में ये एक्साइज कमिश्नर कर सकता है। जैसे कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया स्टेट के अंतर्गत, उसमें लाइसेंस है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लाइसेंस है, वो सारे कहाँ कवर होंगे, 24 में होंगे। ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस फॉर कंट्री लिकर, फॉरेन लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग विद इन लोकल एरिया। एग्जाम्पल के लिए हमने आपको समझा ही दिया, कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है स्टेट में, वहाँ पे लाइसेंस चाहिए, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वहाँ पे टैक्सेस कम होंगे, सुविधाएं ज़्यादा दी जाएंगी। तो जिस भी तरीके से दिया जा रहा है, लिमिट्स ज़्यादा हो सकती हैं, तो वो सारे अगर स्पेशल प्रिविलेजेस हैं तो उसको सेक्शन 24 में कवर किया जाएगा। 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अच्छा आदमी था लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहा, 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके बाद हम लोग 25 पे आएंगे, वो 26 पे आएंगे। 26 क्या बात करता है, grantee may let assign whole or part but lessee assignee needs license from commissioner। ठीक है,
26 और 27 आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस एक एक नज़र आप लोग पढ़ लीजिए, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा नहीं। आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। इंस्पेक्ट करना है 43 में, इन्वेस्टिगेट है 44 में, सर्च एंड अरेस्ट है 45 टू 48 में, डील का प्रोविजन जो है वो 49 में है, रिपोर्ट्स जो लगेंगी वो 50 से लेके 53 तक लगेंगी। कोर आइडिया ये रहा, आइडिया हमेशा जीवन में बढ़िया ही होता है, वंस आइडिया चेंज द लाइफ। ठीक है, तो अब ये जो सेक्शन हम लोग यहाँ देखेंगे ये कौन से हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, ये 43 एंड 44 है। 43 में इंस्पेक्शन की बात थी और 44 में इन्वेस्टिगेशन की। इंस्पेक्शन की बात कहाँ है, 43 में इंस्पेक्ट करना है कुछ भी, तो कहीं भी पावर एंटर करने की या फिर इंस्पेक्ट करने की प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल किसके पास होती है, वो पावर दी गई है हमारे एक्साइज कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास, या फिर स्पेशली एम्पावर्ड वो एक्साइज ऑफिसर, वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्लेस, कौन सी, जहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, जहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, या फिर एक सेकेंड पायलट, जहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, स्टोर हो रहा हो, या फिर सेल हो रही हो, ये सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। मैन्युफैक्चर प्लेसेस कैन बी इंस्पेक्टेड डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी टाइम। सेल प्लेसेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर, जहाँ सेल होती है वो बिजनेस आवर्स के टाइम पे ही आप कर सकते हैं। आप जैसे 43 ए के अंदर ये बात दी हुई है, ठीक, कौन सी बात, कि जो मैन्युफैक्चर प्लेसेस हैं इसको आप डे और नाइट में किसी भी टाइम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 43 में, 43 के बी में दिया हुआ है कि आप बिजनेस आवर के टाइम पे ही सेल के प्रेमिसेस में जाएंगे। ऐसे ही 43 सी में मेंशन है क्या, बुक्स एंड अकाउंट्स के बारे में, बुक्स एंड अकाउंट्स को भी अगर आपको रजिस्टर देखना है या फिर मटेरियल्स देखना है, यूटेंसिल्स जो है, इम्प्लीमेंट्स जो कर रहा है, अपरेटस है, वो सब करना है, उनका वे करना है, वो सब भी आप कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। 43 डी में दिया हुआ है, अगर आपको रीज़न टू बिलीव है कि कोई भी मेज़र या वेट जो है टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट गलत है, फॉल्स है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जा सकते हैं और उसको उठा के ला सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, स्टोरेज की बात हो गई, डे और नाइट करेंगे। सेल प्लेस में आप कब जा सकते हैं, बिजनेस आवर में अगर आपको परमिट किया जा रहा है तो आप उसमें किसी भी टाइम जा सकते हैं, अदर देन दैट आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और कौन कर सकता है, जो इस सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हमारे एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर और एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस किसको दी गई है, ये पावर दी गई है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रेस्क्राइब रैंक के एक्साइज ऑफिसर्स हैं उनको दी गई है। और इसके लिए जो भी एक्साइज करने के लिए वो अपने जुरिडिक्शन एरिया में एक्साइज एक्ट के जितने भी ऑफेंस हैं उनको लेके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर में इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस एंड एक्साइज पावर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन कॉग्निजेबल केसेस सब्जेक्ट टू द एक्ट। और वो किसकी पावर करेंगे, एक्साइज लाइक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस एरिया का जो होगा। तो कौन, अगर आपसे पूछे हु कैन इन्वेस्टिगेट, आपसे प्री में आ जाता है सवाल, तो आप बता सकते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के स्पेशली एम्पावर्ड ऑफिसर, ठीक है, जो कि किसके द्वारा होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होंगे। जुरिडिक्शन जिस एरिया में वो अपना काम वाम कर रहे हैं उसके एरिया के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन इंचार्ज की जो पावर्स होंगी वो अप्लाई करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एम्पावर किया हो तो ऑफिसर मजिस्ट्रेट के रेफर किए बिना रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करके प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टॉप कर सकता है। मतलब कि उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने की और स्टॉप करने की दोनों ही पावर होती हैं। तो सेक्शन 44 में हम लोगों ने देखा एक्साइज ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन पावर है, पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके इक्विवेलेंट और किसी भी कॉग्निजेबल केस में वो ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 45 जो कि बताता है अरेस्ट और सीजर के बारे में। स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ एक्साइज, पुलिस, सॉल्ट, कस्टम, नारकोटिक्स और लैंड रेवेन्यू
क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं फॉर एक्साइज ऑफेंस। अगर कोई भी एक्साइज ऑफेंस हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जितने भी लिस्ट हैं, एक्साइज, पुलिस, सॉल्ट, कस्टम, नारकोटिक्स, ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई एनी अदर ऑफिसर जिसको कि स्प्यूली एम्पावर्ड किया हो। कैसे कैसे अरेस्ट होगा, क्या होगा, विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। लाइक अगर पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है उनके सामने ही, ठीक है, कुछ ऑफेंस कर रहा है, कच्ची दारू बना रहा है उनके सामने, बच्चे को बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक्साइज एक्ट के अंदर का कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। सीज कर लेंगे, डिटेन कर देंगे जो प्रॉपर्टी, एक्साइजेबल आर्टिकल्स या कोई अदर आर्टिकल, जैसे हमारी कहानी में था कि उसके गाड़ी से ट्रेवल कर रहा था, तो गाड़ी को हम लोगों ने क्या कर लिया था, कन्फिस्केट कर लिया था। तो ये पावर भी है किसके पास, ये जो स्पेसिफाइड ऑफिसर्स हैं इनके पास। सर्च कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, कोई भी पर्सन है, वेसल है, राफ्ट है, व्हीकल है, एनिमल है, पैकेज है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको सर्च और डिटेन किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 बात करता है वारंट फॉर सर्च की, ठीक है। पर्सन पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज प्रेस्क्राइब्ड सिचुएशन। सेक्शन 46 बात करता है हमारी वारंट फॉर सर्च और अरेस्ट की। और सेक्शन 47, तो वारंट कौन पास करेगा, किसके लिए, अरेस्ट के लिए। वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ से आएगा, वारंट ऑफ अरेस्ट दिया हुआ है हमारे सेक्शन 46 के अंतर्गत। 45 में अरेस्ट है, सीजर है, डिटेंशन है, ठीक है। अब वारंट ऑफ अरेस्ट कौन कौन दे सकता है, तो साफ सीधी सी बात है, एक्साइज कमिश्नर दे सकता है, मैजिस्ट्रेट है हमारा वो दे सकता है, उसके अलावा एम्पावर्ड हो अगर कोई भी एक्साइज ऑफिसर, क्या दे सकते हैं लोग, सर्च वारंट भी दे सकते हैं, अरेस्ट वारंट भी दे सकते हैं। तो सेक्शन 46 हो गया वारंट फॉर सर्च और अरेस्ट। सेक्शन 47 बात करता है सर्च विदाउट वारंट। वारंट के बिना अगर सर्च करना है तो वो कैसे किया जाएगा, तो वो ऐसे किया जाएगा कि वारंटलेस सर्च इज अलाउड व्हेन डिले में लेट ऑफेंडर एस्केप और एविडेंस भी कंसील्ड। ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड ग्राउंड्स ऑफ डिले। वो ऑफिसर सर्च करेगा और वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा। प्रेस्क्राइब्ड रैंक का एक्साइज ऑफिसर बिना वारंट के प्लेस में एंटर सर्च कर सकता है अगर वारंट लेने से ऑफेंडर एस्केप कर जाए, सीधी सी बात है, या फिर एविडेंस जो है वो गड़बड़ हो जाए। प्राइमरली सर्च वारंट लेना ही आपको पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं या फिर सर्च वारंट तक अप्लाई करने में आपको टाइम लग रहा है और उसकी वजह से लॉस होगा, तो फिर आप बिना सर्च वारंट के सर्च अपनी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सेक्शन 48 एंड 49, आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट के बाद का प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट के बाद का प्रोसीजर होगा, अरेस्टेड पर्सन एंड सीज आर्टिकल मस्ट बी फॉरवर्डेड एज पर द एक्ट। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। वही सेम प्रोसेस जो हम लोग आज तक BNSS, CRPC इन सब में पढ़े हैं कि कितने दिन में आपको मिलेगा। आफ्टर अरेस्ट 24 घंटे के अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है। 24 घंटे में नहीं हो पाया तो फिर लेके जाइए किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन 49 CRPC से रिलेटेड बात करता है, मतलब कि अब हो गया है ये प्रोविजन BNSS के अकॉर्डिंग फॉर स्पेसिफाइड सीवियर ऑफेंसेस। सेक्शन 54 प्रोविजो, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D एंड 56 CRPC applies with modified remand and bail restrictions। क्या आप में से कोई कमेंट में बताना चाहेगा ये कौन से सेक्शंस हैं। अब देखते हैं कि रिमांड वाला पीरियड जो है ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 187 कुछ काम अपने आप भी करने चाहिए। अब यहाँ पे 187 में आपका रिमांड वाला प्रोसेस है, तो 60 डेज को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 120 दिन तक कर दिया जाएगा। 187 में जो 90 डेज वाला, मतलब कि 10 ईयर या उसके ऊपर वाले ऑफेंसेस हैं जिनका पनिशमेंट है, उसमें 180 दिन तक हो जाएगा। 482 मतलब कि एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पे नहीं मिलेगी। रेगुलर बेल पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपनी दलील रखेगा, उसके बाद जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तब फिर वो आपको बेल देगी। सेक्शन 50 क्या बात करता है, इंफॉर्मेशन एंड एड। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स पर्सन टू गिव इंफॉर्मेशन एंड एड टू एक्साइज ऑफिसर अबाउट द एक्साइज ऑफेंसेस। तो जितने भी ऑफिसर्स हैं, पर्सन हैं, उन सबकी ड्यूटी है कि वो एक्साइज ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दें और एड करें। सेक्शन 51 बात क्या करता है, पुलिस या फिर
revenue duty. Police and revenue officers must report offences and assist within the scope of this act. मतलब कि पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं वो उनको अगर जानकारी में आ रहा है तो वो मस्ट रिपोर्ट करें ऑफेंसेस को, असिस्ट करें एक्साइज ऑफिसर्स को, एक्साइज कमिश्नर को इस एक्ट के अंतर्गत। सेक्शन 52 बात करता है लोकल रिपोर्टिंग की। लैंड होल्डर्स, विलेजर्स ऑफ विलेज ऑफिसर्स एंड लोकल पर्सनस हैव स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड एक्साइज मैटर। जो लैंड होल्डर्स हैं, विलेज ऑफिसर्स हैं, लोकल पर्सनस हैं, उन सबकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी होनी चाहिए टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड एक्साइज मैटर। उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या होनी चाहिए? रिपोर्ट करने की, जो भी एक्साइज मैटर उनके जानने में आ रहा है। जैसे हमारी कहानी में किशन वाली, तो गांव के जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया हो एक्साइज ऑफिसर्स को, तो ये उन सब की लोकल लेवल पे रिपोर्टिंग जो है उनकी ड्यूटी है। तो ये सेक्शन नंबर 52 में बताया गया है। दिस सेक्शन क्रिएट मैंडेटरी रिपोर्टिंग ड्यूटीज, दे आर नॉट पनिशमेंट सेक्शंस। ये ड्यूटी क्रिएट करते हैं, ये पनिशमेंट क्रिएट नहीं करते हैं। सेक्शन 53 बात करता है क्लोजर ऑफ शॉप्स फॉर पब्लिक पीस, नीड टू प्रिजर्व पब्लिक पीस। अगर पब्लिक पीस प्रिजर्व करनी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो क्लोजर ऑर्डर देंगे। शॉप स्टॉप सेल फॉर डायरेक्टेड पीरियड, डायरेक्टेड पीरियड के लिए शॉप्स जो हैं वो रोक दी जाएंगी कि आप सेल ना करें। क्या रीजंस हो सकते हैं? राइट हो रहा हो, अनलॉफुल असेंबली हो, मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर अबव कांस्टेबल, यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोजर ऑर्डर देंगे। अगर पब्लिक पीस के लिए डीएम, राइट या फिर अनलॉफुल असेंबली। बीएनएस का सेक्शन नंबर बताइए, और आप लोग तो आईपीसी का भी बताइए। राजस्थान एपीओ वाले तो एक नंबर के कलाकार हैं। ये ओल्ड और न्यू दोनों ही पूछ रहे हैं ना, तो आप लोग तो दोनों का ही बताइए। बीएनएस में कौन सा सेक्शन है और आईपीसी में कौन सा सेक्शन था? राइट्स और अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर राइट्स और अनलॉफुल असेंबली है तो फिर कौन देगा? मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर अबव कांस्टेबल क्लोजर ऑर्डर देगा, सेल जो है वो रोक दी जाएगी। ड्यूरिंग राइट अनलॉफुल असेंबली पावर इज विद पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, नॉट एवरी कांस्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, सेक्शन चैप्टर 9 है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये इलीगल एक्ट से रिलेटेड 54-57 जिनसे सीवियर हार्म हो रहा है वो। वेंडर लाइसेंस 55-58 है, ये सारे यहाँ पे डील करेंगे। जैसे कि माइनर को सेल करना, लाइसेंस को ब्रीच करना, वेंडर एडल्ट्रेशन करना, फ्रॉड करना। ऑफिसर कंपनी जनरल जो है 60, 61 है। ऑफिसर्स की लाइबिलिटी क्या होंगी, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, अटेम्प्ट क्या है, इनहेंस पनिशमेंट, बॉन्ड्स कैसे भरवाया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, 67 to 70 में हम देखेंगे। कॉग्निजेंस लेना, प्रिजम्पशन, कन्फिस्केशन, ये सारी चीज़ें। स्टैंडर्ड क्या है? अनलॉफुल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इम्प्रिजनमेंट अगर हो रहा है तो 6 month to 3 year फाइन। जो इलीगल एक्ट है सेक्शन नंबर 54 में बताया गया है कि अगर अनलॉफुल इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पोजीशन है, और या फिर सेल है, तो फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months to 3 years, फाइन ₹20,000 से लेके 5x लॉस ऑफ ड्यूटी, जो भी ज़्यादा हो। अगर एग्रावेटेड फॉर्म में है तो क्वांटिटी एक्सीडिंग 50 बल्क, जो हम लोगों ने कहानी में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, 50 बल्क से ज़्यादा की है तो फिर 3 से 5 साल तक का पनिशमेंट, फाइन 20,000 और 10x लॉस ऑफ ड्यूटी जो भी हायर हो। सेक्शन 54 इज द सेंट्रल लीगल इलीगल लिकर सेक्शन। सेक्शन 70 एक्सप्रेसली एक्सक्लूड 54 फ्रॉम कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग नहीं होती है इस सेक्शन की, और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं वो 54 से ही हैं। 54A ओनर की लाइबिलिटी सेट करता है। ओनर ऑफ एनिमल, कार्ट, वेसल, राफ्ट, मोटर व्हीकल, कन्वेंस यूज्ड इन ऑफेंसेस डीम्ड गिल्टी अनलेस स्टैट्यूटरी डिफेंसेस, तो उनको गिल्टी ही माना जाएगा, प्रिज्यूम्ड है, जब तक कि वो अपने आप को प्रूव ना करें कि वो गिल्टी नहीं है। रिजल्ट अंडर सेक्शन 54B, डेथ अगर कॉज हो गई तो फिर 2 ईयर से लाइफ, 1 लाख तक, या फिर 10 लाख तक का पनिशमेंट। ग्रीवियस हर्ट, अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रही है तो 2 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 50,000 से 5 लाख तक का फाइन। और अगर इनके अलावा कुछ हो रहा है तो 1 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा, 50,000 से लेके 2.5 लाख तक की सज़ा आपको
भुगतनी पड़ेगी। 54B क्या बात करता है, मतलब कि एक्साइजेबल आर्टिकल कुछ ऐसा मिक्स किया जिससे कि डेथ कॉज हो गई। एडल्ट्रेशन अगर आपने किया ना, एडल्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं ये, जिससे हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ। हर्ट के केस में क्या होगा, हर्ट के केस में आप सबको समझ में आना चाहिए कि हर्ट के केस में अदर केस में जाएगा 1 साल से 10 साल का पनिशमेंट देखा जाएगा। 54C में, 54C और 54D हमारे पास है। 54C और 54D हमारे, एक सेकेंड, 54C एंड 54D। हाँ, तो 54C में अगर डेथ कॉज हो जा रही है, कंपनसेशन और कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, तो 54C में अगर डेथ हो जा रही है तो कंपनसेशन कितना मिलेगा, मिनिमम कंपनसेशन मिलेगा 3 लाख तक का। तो 54C में ये चीज़ है कि अगर फेलियर हुआ प्रिवेंट करने की में, और हार्म जो हुआ एडल्ट्रेटेड लिकर से, वो क्या हुआ, डेथ हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ, या फिर कोई अदर इंजरी हुई, तो इन तीनों के एस्पेक्ट में कंपनसेशन 3 लाख होगा। ग्रीवियस हर्ट या डिसेबिलिटी हुई तो 2 लाख तक का। कोई अदर इंजरी हो रही है तो फिर मिनिमम कंपनसेशन कितना होगा, 20,000 तक का। ये सब मिनिमम मिनिमम है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और पनिशमेंट कितना होगा, अगर 54D में आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है तो जैसे कि आपने प्राइमरी ऑफेंस किया है वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा। 54C की अपील हाई कोर्ट में जाएगी, 30 दिन के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा जो आता है 55, वो बात करता है अनलॉफुल सेलिंग के ऊपर टू पर्सन अंडर 18, अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट कंट्रेरी टू द एक्ट। हम लोगों ने अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट की बात भी करी थी कि वुमेन्स जो है उसको फॉरेन वाले हैं तो फॉरेन लिकर का है तो स्पेशल परमिशन चाहिए, 18 से कम के हैं तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ है तो वो रिस्ट्रिक्शन पे है। तो फाइन इसमें कितना दिया जाएगा, अप टू 500 रुपीज़ फाइन यहाँ पे दिया जाएगा। 56 में हम लोगों ने देखा रेंडरिंग और अटेम्प्टिंग टू रेंडर डीनेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर कोई भी आपने ऐसा काम किया जो कि डीनेचर्ड स्पिरिट वाला है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं था, तो आपको 2 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा, 2 लाख फाइन, 5,000 पर बल्क लीटर जो भी हायर हो तो, या फिर 2 लाख तक का फाइन पड़ेगा, या फिर 5,000 पर बल्क लीटर आपको जो है फाइन देना पड़ेगा, जो भी इनमें से ज़्यादा हो, कम वाला नहीं। Section 57. Section 57 is also quite important. Possession of excisable article known reasonably believed to be unlawfully dealt with, सेम पनिशमेंट जैसा कि 54 में दिया गया वैसे ही आपको पनिशमेंट दिया जाएगा 57 के अंदर। मतलब कि अगर आपके पास पोजीशन मिली कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल की जो कि अनलॉफुली आपने इंपोर्ट करी है, ट्रांसपोर्ट करी है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड करी है, और वो क्या है, मोर देन 50 लीटर्स, तो आपको वो पनिशमेंट सेम रहेगा, वही 6 महीने तक का, 6 महीने से 3 साल तक के लिए जो हम लोगों ने अभी देखा था 54 में, वही पनिशमेंट आपको मिलेगा, फाइन उतना ही। आगे देखते हैं। अगर 58A के अंतर्गत कोई वेंडर है, मैन्युफैक्चरर है जिसने अडल्ट्रेशन किया है, पहली बार किया है अडल्ट्रेशन, काउंटरफिटिंग एक्सेट्रा बाय लाइसेंस वेंडर मैन्युफैक्चर, 1 से 3 साल तक की सज़ा, 10,000 से लेकर 3 लाख तक का फाइन। सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है, रिपीट ऑफेंस अंडर सेम सेक्शन, 2 से 5 साल तक की सज़ा, 50,000 से 5 लाख तक का फाइन। सेक्शन 58A फोकस कर रहा है लाइसेंस वेंडर मैन्युफैक्चरर मिसकंडक्ट पे। 54B जो भी हम लोग पढ़ के आए थे वो एडल्ट्रेशन कॉजिंग हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस पे था, वो उस पर बात कर रहा था, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 59, सेक्शन 59 इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ गया पेन, सेक्शन 59 इज इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी केमिस्ट है, ड्रगिस्ट है, एप्थोकेरी कीपर परमिटिंग कंजम्पशन कंट्रेरी टू द एक्ट, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि केमिस्ट एक्साइजेबल आर्टिकल सेल कर रहा है, वो कोई ऑफेंस कर रहा है, वो एक्साइजेबल आर्टिकल सेल कर रहा है केमिस्ट होके, तो फिर 3 महीने तक की सज़ा और फाइन अप टू 1,000 और बोथ। तो उसको 3 महीने तक की सज़ा और 1,000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। सेक्शन 60 बात करता है एक्साइज ऑफिसर रिफ्यूजिंग ड्यूटी विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, एक्साइज ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी ही रिफ्यूज़ कर दी है, सेक्शन 60 भी इम्पोर्टेंट है।
तो उसको भी 3 महीने तक की सज़ा और 500 रुपये तक का फ़ाइन या फिर दोनों चीज़ें होंगी। सेक्शन 61 ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेक्सेशियस सर्च, अरेस्ट, सीजर और डिटेंशन बाय एक्साइज ऑफिसर। 3 महीने तक की सज़ा, फाइन अप टू 500 रुपीज़ और बोथ। 61 ए क्या बात करता है, ऑफिसर रेडिंग, स्केप, टेम्परिंग, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सेट्रा 3 मंथ टू 1 ईयर तक का फाइन। कोई भी ऑफिसर है जिसने खुद ही, जैसे किसी फैक्ट्री वाले के यहाँ गए, वो कुछ गड़बड़ काम कर रहा था, इलीगल ये लिकर बना रहा था, उनने खुद ही फ़ोन करके कह दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लो मेरी गाड़ी लेके भाग जाओ। तो अगर आपने इस तरह का कोई भी काम किया है तो 61 ए के अंतर्गत आपको सज़ा मिल जाएगी, मिनिमम 3 मंथ टू मैक्सिमम 3 ईयर। हाँ, ऐसे क्या भैया। 62 ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, जो रेसिडुअल पेनल्टी सेक्शंस हैं। 62 अदर, तो यहाँ पे मैक्सिमम 200 रुपये का फाइन दे दिया जाता है, जो कि ऊपर अभी तक कवर नहीं हुआ है। 62 ए 2014 में ऐड हुआ था। ऑफेंस बाय कंपनी, इंपॉर्टेंट है, कंपनी, पर्सन इन चार्ज लायबल, ड्यू डिलिजेंस, नो नॉलेज डिफेंस। तो कंपनी प्लस पर्सन जो इंचार्ज है उसको लायबल किया जाएगा। 63 में बात करी गई है, फ्रॉड बाय लाइसेंस मैन्युफैक्चरर, वेंडर, सर्वेंट्स इंक्लूडिंग कंट्री लिकर एज फॉरेन, मतलब कि आप कंट्री लिकर को एज अ फॉरेन लेबल करके बेच रहे थे, तो 3 महीने से लेके अप टू 3 मंथ्स तक का आपको सज़ा मिलेगी। फाइन जो होगा वो आपको 500 रुपये तक का होगा या फिर दोनों। एक्ट डन बाय पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर, प्रिंसिपल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कोई काम किया है तो आपकी जगह पे किसी और की जगह पे, तो वो सेम पनिशमेंट मिलेगा जो उसको मिलता। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट पनिशेबल एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट फॉर अटेम्प्ट। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि अटेम्प्ट है कोई ऑफेंस करने का, जो इस एक्ट के अंतर्गत है, सेम होगा। ऐसे, हाँ सेम होगा, जैसे कि आपने ओरिजिनल वो एक्ट किया है वही सेम पनिशमेंट आपको पकड़ा दिया जाएगा। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के केस में क्या होगा, ट्वाइस द पनिशमेंट एप्लीकेबल टू द फर्स्ट कन्विक्शन। सपोज पहले साल में 1 साल तक का पनिशमेंट था, आपके ये इनहेंस पनिशमेंट की बात है, तो एक बार इनहेंस पनिशमेंट मिल गया फिर से ऑफेंस, देन तो उसका ट्वाइस मिलेगा, जितना भी आपको मिला था उसका ट्वाइस पनिशमेंट आपको दे दिया जाएगा। कहाँ पे, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एनहेंस पनिशमेंट। ठीक। बॉन्ड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम ऑफेंसेस, सेक्शन 66 ए, कोर्ट में रिक्वायर बॉन्ड अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक का बॉन्ड वो भरवा सकती है, शेड्यूल 2 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सेक्शन 67 बताता है ये जो ऑफेंस वो इसके अंदर जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, एंड क्रेडिट ऑफ फाइन्स prosecution generally within 1 year, limitations and cognizable, no magistrate shall take cognizance of offense पनिशेबल, मतलब कि सेक्शन 54 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया, 63 हो गया, एक्सेप्ट ऑन हिज ओन नॉलेज, जब तक उसे खुद नॉलेज ना हो या फिर सस्पिशन ना हो या फिर कंप्लेंट ना हुई हो या किसी एक्साइज ऑफिसर ने रिपोर्ट ना करी हो, तब तक वो इसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो कॉग्निजेंस के लिए हम लोगों ने 4 ग्राउंड देखे, जो कि स्यूमोटो हो या फिर उसको सस्पिशन हो, तीसरा हम लोगों ने देखा उसके पास कंप्लेंट आई हो, चौथा एक्साइज ऑफिसर की रिपोर्ट हो। ठीक है, कौन से केसेस में, 54, 57, 59, 63 के केस में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसके केस में, 55, एक सेकेंड रुकिए, अब हम लोग देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 55 हो गया, 56 हो गया, 58 हो गया, 60, 61, 62 के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो कौन सा, 55, 56, 58, 58 के बाद आएगा 60, 61 एंड 62। तो इनके केस में कॉग्निजेंस को लेके क्या होगा, जब तक कि पहले केस में कंप्लेंट ना हो या फिर जो ऑफिसर है उसने रिपोर्ट ना करी हो,
जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ, मतलब एटलीस्ट एक्साइज कमिश्नर होना चाहिए, या फिर एक्साइज ऑफिसर जिसको ड्यूली एम्पावर्ड, ड्यूली एम्पावर्ड। तो दो कंडीशंस हैं किसके केस में, 55, 56, 58, 60, 61 और 62 के केस में। या तो उसको कंप्लेंट मिले मजिस्ट्रेट को, या फिर रिपोर्ट करे कौन, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एक्साइज कमिश्नर, और एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक, वो स्पेशली एम्पावर्ड इस केस के अंतर्गत। ठीक है, तो इन दो केसेस में ऐसे करके क्या लेगा, कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, जो कि बताया गया है सेक्शन 67 में। 68 में क्या बताया गया है, presumptions as to commission of offense in certain cases। तो burden of proof हमेशा किसके ऊपर रहेगा, एक्यूज के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, पर यहाँ माना जाएगा कि एक्यूज में यहाँ पे एकदम क्लियर है कि एक्यूज्ड के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है, प्रिज्यूम हम यही कर रहे हैं कि ऑफेंस उसी ने किया है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि बेल की जो इतनी कंडीशंस थी इतनी टफ थी। अगर हम ये प्रिज्यूम करके चलते कि एक्यूज ने ऑफेंस नहीं किया है, जो कि जनरल क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो बेल की कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्ड हम लोग नहीं करते हैं। ये सब स्पेशल लॉज होते हैं, स्पेशल लॉज में हम लोग ये सोच समझ के चलते हैं कि इसमें जो एक्यूज है उसी की गिल्ट है। सेक्शन 69 बात करता है व्हाट थिंग्स आर लायबल टू कन्फिस्केट। तो ये कैटेगरीज ऑफ आइटम इसमें दिए हुए हैं जिनको कि हम लोग कर सकते हैं कन्फिस्केट, जैसे कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल हो गया, स्टिल मटेरियल, वेसल, एनिमल, व्हीकल, कन्वेनियंस, कन्वेंस हो गए, ये सब मतलब कार्ट हो गई, गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक है, आपको दिमाग से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। 70 बात करता है एक्साइज ऑफिसर के ऊपर में कंपाउंड ऑफेंसेस फॉर प्रिस्क्राइब सम। पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर, यहाँ पे कंपाउंडिंग की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा था 54 को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। तो एक्साइज ऑफिसर और एनी अदर एक्साइज ऑफिसर जो कि स्पेशली एम्पावर्ड होगा किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर नॉट सम लेस देन 5000 टू 10x एनुअल लाइसेंस फी, सेक्शन 54 कैन नॉट बी कंपाउंडेड। मतलब कि 5000 से कम नहीं होना चाहिए, बट नॉट एक्सीडिंग, जो उसके लाइसेंस की फीस है एनुअल उसके 10 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना वो कंपाउंडिंग में उसको फाइन लेके चीज़ें रफा दफा करी जा सकती हैं, लेकिन सेक्शन 54 के ऑफेंसेस को आप एग्जाम नहीं, वो कंपाउंड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑफेंस है, ऑफिसर कंपाउंड करेगा 70 में, पेमेंट होगा सम का, उसके बाद प्रोसीडिंग एंड्स, प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी, एक्सेप्ट सेक्शन 54। सेक्शन 71 हम लोग देखते हैं, मेडिकल एग्जामिशन और गवर्नमेंट एग्जामिशन दोनों के ऊपर बात करता है। Act does not apply bona fide for medical articles used by medical practitioners or chemists unless notified। तो medical practitioners के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। State government may exempt any person or article from all or any provision of the act absolutely और subject to the conditions। चाहे तो कुछ conditions लगा दी, absolutely state government चाहे तो किसी को भी यहाँ से totally बाइज्जत बरी एग्जेम्प्ट कर सकती है, उसके ऊपर ये एक्ट की कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। कन्विक्शन अंडर द एक्ट, कोर्ट ऑर्डर्स बॉन्ड, एब्सटेन्स फ्रॉम ऑफेंस अप टू 3 ईयर, शेड्यूल 2 का फॉर्मेट लागू हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने देखा था एक बार, वो क्विक अथॉरिटी वाली टेबल, कहाँ कहाँ कौन सी अथॉरिटी वाली टेबल हैं जो हम लोगों ने कहा था डिस्कस करेंगे, वो आप लोग स्टार्ट में जाइएगा और डिस्कस एक बार करके देखिएगा। तो आपका जो एक्ट है वो यहीं सेक्शन 71 तक आ ही रहा है। 72, 73, 74 बचा ही, इसके आगे वो रूल्स की बात करता है, जो कि रूल्स वही होंगे जो नोटिफिकेशन गैजेट्स में आएंगे। 73 में बार है, कुछ सर्टेन सूट्स पे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी ऑफिसर या पर्सन है, उसके ऊपर नो प्रोसीडिंग बर्डन, जो गुड फेथ के अंदर किसी ने कोई काम किया है तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये कहाँ बताया गया है, 73 में बताया गया है, गुड फेथ में लाइबल नहीं होगा। 72 में बताया गया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजट में आएगा वही रूल्स होंगे। और 74 में हमारा बताया गया है पावर एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक्साइज कमिश्नर जो है वो वो टाइम टू टाइम उसकी पावर जो है वो इधर से उधर करी जा सकती है। ये हो गया 72, 73, 74, जो कि आपके पेपर में पूछा नहीं जाएगा। स्टिल मैंने बता दिया कि आपको ध्यान में रहे कि ओवरऑल क्या कह रहा है।
ये आपका प्री के पर्पज से पूरा एक्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट की पावर कौन कौन से एस्पेक्ट में है, ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिख कर डिक्लेयर करने में हम लोगों ने देखा था, सेक्शन 4 हो गया, रिटेल लिमिट सेट करने के लिए, ऑफिसर्स अपॉइंट करने के लिए, प्रोहिबिट कर रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पता ही कौन सा सेक्शन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का। ठीक। एक्साइज कमिश्नर कौन कौन से काम करता है, तो डिपार्टमेंटल कंट्रोल हो गया, चेक पोस्ट लगाना हो गया, पासिस लाइसेंस डिस्टिलरीज वेयर हाउस, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हो गया। हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें डिस्टिलरीज और वेयर हाउस के बाहर सामान नहीं जा सकता है। कौन सा सेक्शन है वो, जब तक कि ड्यूटी ना दी जाए। एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर ग्रांट पासिस परमिट्स वेयर एम्पावर्ड इंस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट अरेस्ट सर्च पर एक्ट। तो ये पासिस ग्रांट करना, परमिट करना, एम्पावर्ड कौन, ये सारा काम कौन करता है, एक्साइज ऑफिसर, जो कि स्पेशली एम्पावर्ड होता है। डिवीजन बेंच के पास हम लोग कब जाते हैं, जब अपील होती है कमिश्नर के अगेंस्ट में। सेक्शन 9A डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कब, क्लोजर ऑफ शॉप्स फॉर पब्लिक पीस अंडर सेक्शन 53। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है इस एक्ट के लिए आपके पास। नंबर्स एंड टाइमलाइंस को हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 18 ईयर्स 22 और 23 में बात किया गया, माइनर्स को सेल्फ एम्प्लॉय नहीं करेंगे आप। 60 डेज के टाइम लिमिट 9A में दी हुई है, अपील पीरियड है। 30 डेज के लिए 9A और 54C जो कि रिवीजन पीरियड, और यहाँ पे कंपनसेशन के लिए अपील की बात करी गई है। 75 नहीं 25% डिमांड है 9A के अंतर्गत। मैंडेटरी डिपॉजिट फॉर अपील। सेक्शन 24 बात कर रहा है 24 आवर्स का 48 में है, फॉरवर्ड अरेस्टेड पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट। 120 से 180 दिन तक। सेक्शन 49 में मॉडिफिकेशन रिमांड के बारे में बात करा गया है। डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड 3 ईयर तक का पनिशमेंट, वो 3 ईयर का जो टाइम लाइन है 66A में है। मैक्सिमम एक्सटेंशन बॉन्ड पीरियड से रिलेटेड, मैक्सिमम कब तक के लिए आप बॉन्ड भरवा सकते हैं, 3 साल के लिए। 1 ईयर का 67 में जनरल प्रोसिक्यूशन लिमिटेशन। इसके अलावा पनिशमेंट टेबल 54 वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, 6 महीने से लेकर 3 साल तक, 20 साल तक, 5x ड्यूटी लॉस विच एवर हायर। 54 में एग्रावेटेड है अगर आपने 50 से ज़्यादा रखा, 3 to 5 ईयर, 20,000 तक, या फिर 10x ड्यूटी लॉस जो भी हायर। 54B में अगर डेथ हो जाती है अडल्ट्रेशन की वजह से, तो 2 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, 1 लाख से 10 लाख। 54B में विवेसर 2 साल से लाइफ, फिर 50,000। ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। 56 में डीनेचर्ड स्पिरिट, 55 में ये सब हम लोग देख चुके हैं, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का आउटलाइन ऑलरेडी कवर्ड। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दीजिए, जितने लोगों का भला हो। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं भाई, वो यहाँ से इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से पढ़िए, लेक्चर है आपके पास, नोट्स आपको बनाने आते ही हैं, बना डालिए सारे नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप खरीदने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 21 रुपीज़ की ही आपको नोट्स की PDF मिलेगी, तो कोई भी ऐसी टेंशन की बात नहीं है। आप लोग आराम से तैयारी करिए। कोई भी तैयारी में आपको समस्या आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए आपको क्या नहीं समझ में आया, या कौन सा लेक्चर या कौन सा एक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हर हर महादेव।